हाय गाइस, आई होप आपकी दिसंबर 24 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी इसी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं जीआरएमसी पार्ट ए के जो चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन वीडियोस बनाने का एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है वो कवर करा है। एंड सोल पर्पस इन रिवीजन वीडियोस का है कि आपको एक बार कंटेंट गो थ्रू करवा देना। कई ऐसे इंस्टांसेस होंगे जहां पर मैंने इन डेप्थ डिस्कशंस वगैरह नहीं करे हैं, मैंने कोई अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करने की कोशिश नहीं करी है, मैंने सिर्फ कंटेंट को गो थ्रू करवाया है। तो अगर आप ये रिवीजन वीडियोस देखते हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड पूरी कोशिश होगी कि जितना ज्यादा मैं आपकी मदद कर सकूं रिवीजन वीडियोस के थ्रू उतना मैं करूं। ट्राई तो मैं यही करूंगा कि सारे चैप्टर्स में कवर करूं पार्ट ए के, बट लेट्स सी कि किस तरीके से ये अनफोल्ड होती है चीजें एज पर द टाइम कमिटमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो, आप शेयर करो, जिससे कि यूट्यूब जो है इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की फीड में शो करे एंड उनको भी इन वीडियोस से बेनिफिट मिले। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 है उसके साथ में। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है वो है बोर्ड प्रोसेसेस थ्रू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो उनको क्यों डेवलप करा गया, क्योंकि यार डाइवर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी कंपनीज। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्डाइज करने के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बना दिया और सभी डाइवर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट कर दिया, हार्मोनाइज कर दिया, या जिसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अब सब कंपनीज यही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे सवाल आता है कि यार सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या है, कोडिफाइड सेट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। ये आपका कीवर्ड हो जाएगा, कोडिफाइड सेट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, जिसमें हम इंटीग्रेट, हार्मोनाइज और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं डाइवर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस को जो फॉलो करती हैं कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स एंड प्ले indispensable रोल इन एनहांसिंग द कॉर्पोरेट कल्चर एंड जो गवर्नेंस है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 के अंदर ये लिखा है कि एवरी कंपनी, आपको ध्यान देना है यहाँ पर एवरी कंपनी लिखा है, कोई सी भी कंपनी क्यों ना हो, शेल ऑब्जर्व द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, उनको ऑब्जर्व करना ही करना है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग, जो कि स्पेसिफाई करें किसने, आईसीएसआई ने, एंड अप्रूव करे गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वापस से आपको वही चीज दिया 118.10 के अंदर। अच्छा, 118.10 जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो जो स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, जो स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है उसके ऊपर, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपको जो है ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यार दोनों एसएस जो है वो पता है, ठीक है। एसएस 1 है मीटिंग्स ऑफ द बीओडी के लिए, और एसएस 2 जो है वो है जनरल मीटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर डेट्स वगैरह दिए, इफेक्टिव डेट वगैरह वो आपके इतने काम की नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। एसएस 1 की अगर मैं बात करूं मीटिंग्स ऑफ द बीओडी, तो इसके अंदर ये लिखा है कि एसएस 1 फैसिलिटेट करता है कंप्लायंस विद दीज प्रिंसिपल्स बाय एंडिवरिंग टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिटी, जहां पर भी एम्बिग्यूटी है, ठीक है, और बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करता है जिससे हम हार्मोनाइज कर सके जो भी प्रेवेलेंट डाइवर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हैं उनको। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार जो भी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए अलग अलग चीजें करी जाती है, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया एसएस 1 के थ्रू, उनको एक तरीके से हमने हार्मोनाइज कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ये चीज आपको जो है लिख करके आनी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है बस। देन कंप्लाइंग विद एसएस 1 एंश्योर्स अ रिलायबल बोर्ड प्रोसेस, जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। However, these standards do not overstep or modify the law in any way। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यार सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और लॉ के बीच में क्या चीज प्रिवेल करेगी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड प्रिवेल नहीं करेगा, जो लॉ है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो दोनों में से कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, जो लॉ बनाया गया वही चीज प्रिवेल करेगी। देन जहां पर भी कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी के अंदर, या इन दी एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी डायरेक्टर जो है, ठीक है, या कोई भी दूसरा केएमपी या कोई भी दूसरा पर्सन जिसको कि बोर्ड ने ऑथराइज कराओ फॉर दिस पर्पस, वो डिस्चार्ज कर सकता है सच ऑफ द फंक्शंस ऑफ सीएस, जैसा कि एसएस 1 में दिए हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सीएस कंपनी के अंदर नहीं है, ठीक है, या इन द एब्सेंस ऑफ सीएस, कोई भी डायरेक्टर, केएमपी या कोई भी दूसरा पर्सन जिसके पास में अथॉरिटी है बोर्ड की, वो क्या कर सकता है, वो डिस्चार्ज कर सकता है फंक्शन सीएस के, जैसा कि एसएस 1 के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो स्टैंडर्ड ये एप्लीकेबल है टू द मीटिंग्स ऑफ बीओडी ऑफ ऑल द कंपनीज जिनको इनकॉर्पोरेट करा गया अंडर द एक्ट, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, 1% कंपनी को छोड़ के। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि यार तीन एक्सक्लूजन है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी।
ठीक है, इनको स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये खुद से करना चाहते हैं जो प्रैक्टिसेस इस स्टैंडर्ड के अंदर दी हुई है तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। ये आप इसके अंदर ध्यान रखोगे। उसके बाद आते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर यार कि क्या क्या पॉइंट्स अब इसमें दिया। तो सबसे पहला जो है वो है कन्वीनिंग ऑफ अ मीटिंग को लेकर के, जिसमें पहले इन्होंने दिया अथॉरिटी। अथॉरिटी में लिखा है कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कभी भी, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कभी भी क्या कर सकता है, मीटिंग सम्मन कर सकता है बोर्ड की। और जो सीएस है या जहां पर सीएस नहीं है, कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो बोर्ड की इन दिस बिहाफ ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पे शेल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, उनको क्या करना है, मीटिंग कन्वीन करनी ही करनी है। ठीक है, शेल कन्वीन अ मीटिंग, मैंडेटरी है मीटिंग कन्वीन करना इस केस में। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी डायरेक्टर किसी भी टाइम पे सम्मन कर सकता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड को। एंड जो सीएस है या जहां पर कोई सीएस नहीं है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ, जिसको भी ऑथराइज करा जाएगा वो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे, रिक्वेजिशन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे कन्वीन करेगा ही करेगा मीटिंग को ऑफ द बोर्ड। लेकिन उसको ये चीज करनी है, ये जो कन्वीन वो कर रहा है मीटिंग, ये उसको करना है इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। और अगर चेयरमैन नहीं है तो विद द एमडी, ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर भी अगर नहीं है तो जो होल टाइम डायरेक्टर है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, जब तक कि कुछ और बात आर्टिकल्स में नहीं लिखी हुई है तब तक तो ये वाली चीज प्रिवेल करेगी जो हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ी है। अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर आर्टिकल्स में जो लिखा है वही फॉलो होगा। तो केस स्टडी जब आपको बन करके आएगी, आपको बहुत ध्यान से केस स्टडी पढ़नी है कि आर्टिकल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज तो मेंशन नहीं है, ये अथॉरिटी वाले पॉइंट को लेकर के अगर मेंशन है तो वही चीज फॉलो होगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये कि चेयरमैन जो है वो क्या कर सकता है, चेयरमैन में अनलेस डिसेंटेड टू और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, जब तक कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑब्जेक्शन नहीं उठाते या डिसेंट नहीं करते। ठीक है, किन डायरेक्टर्स की बात हो रही है, बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो कंपनी में तो हो सकता है यार कि कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर है। ठीक है, या इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करने के लिए ये ले लेते हैं कि कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं। अब कंपनी में अगर 9 डायरेक्टर्स है तो आपको पता है कि यार कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग क्या होता है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। तो मीटिंग तो सिर्फ अगर 3 डायरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये प्रेजेंट डायरेक्टर्स है ना, तीन, जैसे मान लेते हैं कि यार तीन हमारा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। ठीक है, मीटिंग के अंदर एक्चुअली में 5 डायरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 5 में से मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जब तक ऑब्जेक्शन या डिसेंट नहीं करते हैं, यहां पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर उसका मेजोरिटी नहीं देखना है। यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर, जो कि इस केस में 9 है, और 9 के केस से अगर मैं मेजोरिटी निकालूं तो क्या हो जाएगी, 5। बट मेरे को ये चीज नहीं देखनी है, मेरे को देखना है कि यार जो प्रेजेंट है डायरेक्टर्स मीटिंग में उसमें से मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो यानी 5 वगैरह तो 3, 3 डायरेक्टर्स जब तक कि डिसेंट या ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, ठीक है, इस चीज की तरफ चेयरमैन क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है मीटिंग को फॉर एनी रीजन एट एनी स्टेज ऑफ द मीटिंग। कभी भी किसी भी रीजन के लिए चेयरमैन क्या कर सकता है, मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। तब नहीं कर सकता जब जो वो एडजर्न करना चाह रहा है उसकी तरफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट है एट अ मीटिंग, जहां पे कोरम भी प्रेजेंट होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट है एट अ मीटिंग जहां पे कोरम भी प्रेजेंट है, वो क्या नहीं कर रहे, डिसेंट या ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें कोरम है हमारा। ठीक है, जैसे कोरम मिनिमम 3 आ रहा है, बट हमारे केस में तो 5 डायरेक्टर्स है मीटिंग में। अब 5 में से जब तक 3 डायरेक्टर्स डिसेंट या ऑब्जेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो चेयरमैन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे मीटिंग को जो है किसी भी कारण से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी रीजन के लिए क्या करी जा सकती है, मीटिंग एडजर्न करी जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद अपॉन कंसल्टेशन बाय द सीएस, ठीक है, अपॉन कंसल्टेशन बाय द सीएस या द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ, इफ द चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर रिफ्यूजेस टू कन्वीन द मीटिंग एज रिक्वेजिशन, जो चेयरमैन है वो क्या कर रहा है, चेयरमैन एमडी या डब्ल्यूटीडी एज द केस में भी, वो मना कर देते हैं यार हम जो है कन्वीन नहीं करेंगे मीटिंग जो कि डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट करी है। तो सीएस या जो पर्सन ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड उसको एक्ट करना इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स जो कि इस चीज के रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं, कि जब चेयरमैन एमडी या डब्ल्यूटीडी किसी की रिक्वेस्ट जो आई है मीटिंग के लिए, ठीक है, उसको रिफ्यूज कर देते हैं तो क्या होगा, वही चीज होगी जो आर्टिकल्स में लिखी हुई है। अगर आर्टिकल्स साइलेंट है, अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा है, तो सीएस या जो पर्सन ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ वो मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकते हैं।
ये आपको ध्यान देना है, वो मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकते। एंड उनको कम्युनिकेट कर देना है ये बात किसको, डायरेक्टर को, जिसने की मीटिंग की रिक्वेस्ट करी थी। इन एनी केस द डायरेक्टर मे ऑन हिज ओन कन्वीन अ मीटिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीएस है या पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड है वो तो नहीं कर सकते, बट क्या डायरेक्टर खुद कर सकता है कन्वीन? द आंसर इज यस, डायरेक्टर खुद कर सकता है। तो डायरेक्टर को हम बता देंगे, उसके बाद डायरेक्टर अगर कन्वीन करना चाहता है खुद से तो वो कर सकता है। देन उसके बाद अथॉरिटी जो है टू सम्मन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ये सिर्फ किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास ही है। कौन मीटिंग सम्मन कर सकता है? सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन मीटिंग सम्मन कर सकता है? सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं। तो क्या सीएस या पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्या वो मीटिंग को सम्मन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वो सम्मन भी नहीं कर सकते। तो वो सम्मन भी नहीं करेंगे, कन्वीन भी नहीं करेंगे। CS cannot summon a meeting on his own unless authorized by the BOD या articles to do so। CS खुद से सम्मन नहीं कर सकता, हाँ तब जरूर कर सकता है जब उसके पास में BOD का क्या है, ऑथराइजेशन है, या आर्टिकल्स के अंदर लिखा है कि CS के पास में अथॉरिटी है मीटिंग सम्मन करने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज इसके अंदर ये दिया है कि एडजर्नमेंट ऑफ अ मीटिंग अदरवाइज देन फॉर वांट ऑफ कोरम। तो देखो हम मीटिंग इसलिए एडजर्न नहीं कर रहे क्योंकि कोरम नहीं था, कोरम तो था बट किसी और कारण से अगर आप एडजर्न करते हो, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा था ना कि किसी भी कारण के लिए आप एडजर्न कर सकते हो किसी भी स्टेज पे, तो अगर आप किसी और कारण के लिए क्या कर रहे हो, मीटिंग को एडजर्न कर रहे हो अदरवाइज देन फॉर वांट ऑफ कोरम, क्या क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं जब आपको ऐसा करना पड़े? पॉसिटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एजेंडा, या तो पॉसिटी ऑफ टाइम है, ठीक है कि यार ये एजेंडा को हम जब डिस्कशन के लिए लेंगे तो जो हमने डिसाइड करे हैं आवर्स मीटिंग के उससे भी ज्यादा एक्सीड हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम वो एजेंडा नहीं ले रहे इस मीटिंग के अंदर, हम एडजर्न कर रहे हैं मीटिंग को, जो एडजर्न मीटिंग है उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो एक तो रीजन हो गया पॉसिटी ऑफ टाइम। दूसरा फॉर एनी अदर रीजन जैसे कर्फ्यू, अर्थक्वेक, अदर इवेंट्स ऑफ फोर्स मेजोरे एक्सेट्रा। तो आप किसी भी रीजन के लिए कर सकते हो यार, इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर हमने यहाँ पर बोल्ड में देखा है फॉर एनी रीजन, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, पॉजिटिव ऑफ टाइम हो या बाकी कोई भी चीज हो। तो ये आपको पूरा जो इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद डे, टाइम, प्लेस, मोड एंड सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग, इसमें क्या बोला है उन्होंने? इसमें बोला है कि एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर, हर एक मीटिंग का एक सीरियल नंबर होगा। अ मीटिंग में बी कन्वीन एट एनी टाइम, प्लेस, ऑन एनी डे, आप जब चाहो तब कर सकते हो, जिस समय पे चाहो उस समय पे कर सकते हो। नोटिस ऑफ द मीटिंग शेल क्लियरली मेंशन वेन्यू, ठीक है कि कहां पर मीटिंग होने वाली है, क्या वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या कहीं और होगी, ठीक है। एंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग शेल बी डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस, और जिस भी प्लेस पे होगी हम मान लेंगे कि वहीं पे सारा जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह मिनट्स का हुआ है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स का हुआ है, मिनट्स वगैरह जो भी बनाएगा वो उसी प्लेस पे बनाएगा। देन एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई भी डायरेक्टर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, अनलेस द एक्ट और एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट सच पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस। तो देखो जिन आइटम ऑफ बिजनेस के लिए अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करना उनके लिए आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कर सकते हो अगर लॉ ने बता दिए तो, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि यार इन आइटम्स को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड, तो उस केस में नहीं हो सकता, अदरवाइज हो सकता है। द आंसर इज यस, हो सकता है। देन नंबरिंग ऑफ मीटिंग्स में लिखा है भाई नंबरिंग सीरियली कंपनी जो है वो चूज कर सकती है टू फॉलो द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ नंबरिंग, या जो भी नया सिस्टम नंबरिंग का उनको फॉलो करना है वो कर सकते हैं। जो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और आसानी से हम जो है रेफरेंस दे पाए, ये लाइक समझ में आना चाहिए कि यार आप जो मीटिंग की बात कर रहे हो किस मीटिंग की बात कर रहे हो उसका नंबर क्या है, ठीक है, वो सारी चीज, सो इजीली क्रॉस रेफरेंसिंग जो है वो हो सके। एंड कंपनी शुड फॉलो यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट सिस्टम, जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट सिस्टम फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है 1/2020, यानी कि जो 2020 है उसकी पहली मीटिंग, ठीक है, फिर उसका 2/2020 मतलब 2020 की सेकंड मीटिंग है, या नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हो जाएगा ये 1/2021, तो यार इस तरीके का फॉलो कर सकते हो। अल्टरनेटिवली आप कॉन्टिन्यूस सीरियली नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे 120th मीटिंग, 121st मीटिंग। और जब भी आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाओगे, जो यहाँ पर लिखा था ना कि एन इनेबल ईज ऑफ रेफरेंस एंड और क्रॉस रेफरेंस, तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें भी आप मेंशन कर दो कि 121st मीटिंग के अंदर जो चीज डिस्कस हुई थी, या 120th मीटिंग के अंदर जो चीज डिस्कस हुई थी। पूरी बातें तो लिखेंगे नहीं, जब रेफरेंस देना है हमको तो हम आसानी से सिर्फ सिंपल ये बात मेंशन कर देंगे कि यार ये डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर, इस नंबर की मीटिंग के अंदर हुआ था, ये जाकर के देख लो, या इस मीटिंग के मिनट्स जाकर के देख लो। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग का। एंड देन फर्दर द सीरियल नंबर ऑफ द ओरिजिनल एंड एडजर्न मीटिंग शुड बी सेम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओरिजिनल मीटिंग है और जो एडजर्न मीटिंग है उनका सीरियल नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ओरिजिनल मीटिंग का नंबर अगर है 12th मीटिंग, तो एडजर्न का क्या हो जाएगा 12th मीटिंग, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा, एडजर्न, तो ये आप ध्यान रखोगे।
देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलीडे पे हो सकती है क्या? द आंसर इज यस, पब्लिक हॉलीडे पे आप कर सकते हो। आप किसी भी हॉलीडे पे कर सकते हो, मे बी कन्वीन्ड ऑन एनी डे इंक्लूडिंग द पब्लिक हॉलीडे, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि पब्लिक हॉलीडे पर मीटिंग नहीं होगी, तो फिर मीटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आर्टिकल्स जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर केस स्टडी में आपको आता है ये चीज, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि यार ये तो नहीं लिखा केस स्टडी में कि आर्टिकल्स जो है उसमें लिखा है कि मीटिंग नहीं कर सकते पब्लिक हॉलीडे पे। अगर आर्टिकल्स में लिखा है मीटिंग नहीं कर सकते पब्लिक हॉलीडे पे, तो फिर नहीं कर सकते। देन उसके बाद 174 सबसेक्शन 4 जो है एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एडजर्न्ड फॉर वांट ऑफ कोरम ऑन नेशनल हॉलीडेज। ऐसी बोर्ड मीटिंग जो आपने एडजर्न करी थी, किस कारण से एडजर्न करी थी? क्योंकि कोरम ही नहीं था। ऐसी कोई भी बोर्ड मीटिंग जो आपने एडजर्न करी थी, किस कारण से एडजर्न करी थी? क्योंकि कोरम ही नहीं था, उसको आप नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई भी मीटिंग है जो आपने एडजर्न करी है किसी और कारण से, अपार्ट फ्रॉम वांट ऑफ कोरम, क्या उसको आप कर सकते हो नेशनल हॉलीडे पे? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको ध्यान देना है कि ऐसी कोई भी मीटिंग जिसको एडजर्न कर दिया गया हो फॉर वांट ऑफ कोरम, वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल मीटिंग्स हैं आपकी, ठीक है, यहां पर भी ध्यान देने वाली एक और बात क्या है कि हम एडजर्न मीटिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगा रहे हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल मीटिंग्स है वो तो कभी भी हो सकती है, unless the article provide otherwise. ठीक है, so law is not specifically prohibiting the original meeting to be held on national holiday. ओरिजिनल मीटिंग तो नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है, बट एडजर्न मीटिंग, और एडजर्न मीटिंग में भी वो वाली जो कि एडजर्न करी गई थी वांट ऑफ कोरम के कारण, वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रखोगे। देन एडजर्न मीटिंग के लिए लिखा है अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। जब तक आर्टिकल्स में कुछ और बात नहीं लिखी, जहां जहां पर भी ये लाइन आएगी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज केस स्टडी में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि यार आर्टिकल्स में तो ऐसा लिखा है, अब बताओ क्या होगा। ठीक है, सो ये आप नोट लो इस लाइन का, यार अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, मीटिंग एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम, जो भी मीटिंग एडजर्न हुई है वांट ऑफ कोरम के लिए, वो हेल्ड करी जाएगी। जो भी मीटिंग एडजर्न हुई है वांट ऑफ कोरम के लिए, वो हेल्ड करी जाएगी सेम डे पे, एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। अगर वो डे जो है वो नेशनल हॉलीडे है, देन सच एडजर्न मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे व्हिच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि यार जगह चेंज होगी, यार समय चेंज होगा, तो वो हो सकता है। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि अगर एडजर्न मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे फॉलो होती है, तो फिर नेक्स्ट उसको कब कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है, जो भी आर्टिकल में लिखा है वो चीज फॉलो होगी। आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पे आपको क्या करना है, एडजर्न मीटिंग को हेल्ड करना है। जो भी नोटिस है इन रिगार्ड टू दी एडजर्न मीटिंग, वो सभी डायरेक्टर्स को दिया जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्टर ओरिजिनल मीटिंग में आया था या नहीं आया था, ये भी आपको ध्यान देना है। ओरिजिनल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्टर नहीं आया है, क्या उस डायरेक्टर को भी एडजर्न मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा? द आंसर इज यस, उस डायरेक्टर को भी एडजर्न मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इलस्ट्रेशन दिया है। अ मीटिंग इज कन्वीन्ड ऑन 8 अगस्त एट 4 PM एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ऑन दैट डे द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी इन द आर्टिकल। जो मीटिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो गई टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, दैट इज 15 अगस्त एट द सेम टाइम एंड प्लेस। बट 15 अगस्त तो क्या है, अपने आप में नेशनल हॉलीडे है, तो उस केस में अब ये मीटिंग कब होगी, 16 अगस्त को होगी, यानी इमीडिएटली जो सक्सीडिंग डे आपका, जो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे उस दिन होगी। ये जो पॉइंट था। उसके बाद अगला टाइम ऑफ मीटिंग, तो टाइम ऑफ मीटिंग कुछ भी हो सकता है यार, हेल्ड एट एनी टाइम। लेकिन ऑब्वियसली यार वो टाइम ऐसा होना चाहिए जब लोग अटेंड कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको डिसाइड करना है जो भी टाइम रखा जाएगा। एंड दूसरी चीज, इट इज डिजायरेबल टू हैव मीटिंग्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, बिकॉज आपको डिटेल्ड डिलिब्रेशंस वगैरह करने पड़ सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स में हो तो ज्यादा बेटर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्किंग आवर्स में ही करना है, जब चाहो तब कर सकते हो। मीटिंग में कंटिन्यू बियॉन्ड वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। देन वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्या होगा, वेन्यू ऑफ द मीटिंग में हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या कोई भी दूसरी जगह पर भी आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग अ रिमोट प्लेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसी जगह उसी स्टेट में करना है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, कहीं और जाकर के कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस पे करो या कहीं और जाकर के करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया में भी कर सकते हो, आप इंडिया के बाहर भी कर सकते हो, मे बी हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड, इन केस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस या सिटी जिसमें की मीटिंग्स हेल्ड होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है या जो भी मीटिंग्स हेल्ड होंगी वो इस जगह पर ही होंगी या इस पर्टिकुलर सिटी में ही होंगी, तो फिर मीटिंग आपको वहीं हेल्ड करनी पड़ेगी। शुड बी हेल्ड ओनली एट दैट प्लेस और सिटी, उसके अलावा आप कहीं और नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद इफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज हेल्ड एल्सवेयर,
कॉन्ट्रेरी टू सच क्लॉज इन द आर्टिकल, अगर आर्टिकल में लिखा है एक पर्टिकुलर जगह का नाम, आपने वहां मीटिंग हेल्ड नहीं करी, आपने कहीं और कर ली मीटिंग हेल्ड, तो उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, नन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड एट सच मीटिंग कैन बी पुट इनटू ऑपरेशन इन एनी मैनर। ठीक है, यानी जो भी उस मीटिंग में आप डिसीजन लोगे उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मीटिंग कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसमें लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस ऑथराइज्ड अंडर दीज रूल्स, जो शेड्यूल्ड वेन्यू है मीटिंग का एज सेट फोर्थ इन द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग shall be deemed to be the place of the said meeting and all the recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place। जो नोटिस में आपने वेन्यू स्पेसिफाई करा है उसी को हम क्या मान लेंगे, जगह मान लेंगे मीटिंग के लिए, इवन तो वो मीटिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रही है। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर इन अ मीटिंग वाया टेलीफोन या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या कोई भी दूसरा मोड which does not conform to the requirements of the relevant provision of the act, यानी आप एक ऐसे मीन्स का यूज करके मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, जो कि कंफर्म नहीं करता है विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, उस पार्टिसिपेशन को, ठीक है, हम पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रीट नहीं करेंगे। उस पार्टिसिपेशन को हम पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रीट नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। देन इफ ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करी जा रही है, डायरेक्टर चूजेस टू पार्टिसिपेट थ्रू टेलीफोन या टेली कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिमेनिंग मीटिंग, अब मीटिंग चल रही है लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू आने के बाद में डायरेक्टर फिर से प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, टेलीफोन से या टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से किसी भी दूसरे मोड से, जो कि ऑब्वियसली इन कन्फर्मेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नहीं है, उससे ज्वाइन करता है अगर मीटिंग को, उस केस में उसके पार्टिसिपेशन को हम पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रीट नहीं करेंगे, एंड उसका जो प्रेजेंस है वो काउंट नहीं करा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका जो प्रेजेंस है उसको काउंट नहीं करा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। उसके बाद कम्युनिकेशन बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटेंशन टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कम्युनिकेशन बाय डायरेक्टर की भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इफ द डायरेक्टर इंटेंट्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ही शैल गिव प्रायर इंटीमेशन, आपको पहले से ही बताना है इस चीज के बारे में जिससे कि कंपनी एडवांस में ही क्या कर सके, सुटेबल अरेंजमेंट्स कर सके जिससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर पाओ। देन आगे, अ डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड खुद ही से, सिंस इट इज नेसेसरी कि कंपनी को ड्यू एंड रीजनेबल केयर लेना है टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग विच इज हेल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। तो आप खुद से अपने आप से ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आपको जो आपका ज्वाइनिंग है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट ज्वाइनिंग विल बी फैसिलिटेटेड बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से करा जाएगा। क्यों? बिकॉज हमको इंटीग्रिटी रखनी है मीटिंग के, और हमको ये इंश्योर करना है कि ऐसा नहीं कोई भी आकर के ज्वाइन कर ले, हमको ये भी इंश्योर करना है कि जो ज्वाइन कर रहा है वो हमारा डायरेक्टर भी है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है कि आप खुद से अपने आप से ज्वाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ठीक है, जो आपको कंपनी बताएगी, जो तरीका आपको कंपनी बताएगी वो फॉलो करके आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। देन पार्टिसिपेशन बाय ऑल डायरेक्टर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसमें लिखा है ऑल द डायरेक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। इन सच अ केस, अगर सारे डायरेक्टर ऐसा कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पर्सन जो है, ठीक है, जो कि या तो चेयरमैन हो सकता है या फिर सीएस हो सकता है, या इन द एब्सेंस ऑफ सीएस कोई भी दूसरा पर्सन जिसको कि ऑथराइज करा गया हो इस चीज के लिए बाय द चेयरमैन, ठीक है, नॉट बाय द बोर्ड, बाय द चेयरमैन, जिस भी पर्सन को ऑथराइज करा गया हो इस चीज के लिए बाय द चेयरमैन। ठीक है, यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, ऑथराइज बाय द बोर्ड, बट यहाँ ऑथराइज बाय द बोर्ड नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द चेयरमैन शुड बी फिजिकली प्रेजेंट, वो क्या होना चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ द मीटिंग पे, गिवन इन द नोटिस टू इनेबल क्या चीज, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग एंड टू फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड। तो अगर सारे डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पर्सन, या तो वो चेयरमैन हो या फिर वो सीएस हो, या अगर सीएस नहीं है तो दूसरा कोई भी पर्सन जिसको चेयरमैन ऑथराइज करे उस वेन्यू पे होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद मीटिंग्स ऑफ द कमिटी एंड द बोर्ड ऑन द सेम डे, क्या सेम डे बोर्ड की और कमिटी दोनों की मीटिंग हो सकती है? द आंसर इज यस, हो सकती है, बट एक ही बस इसमें पॉइंट है कि रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन द टू मीटिंग्स, रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन द टू मीटिंग्स। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो बिकॉज यार जो डायरेक्टर्स बीओडी का हिस्सा है, ठीक है, उन्हीं से तो आपने कमिटीज बनाई है,
तो अब वो अगर कमिटी और बोर्ड की मीटिंग सेम टाइम पे हो जाएगी तो कैसे कंडक्ट करेंगे? तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, दोनों की सेम डे आप कर सकते हो, द आंसर इज यस, बट क्या सेम टाइम पे कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सेम टाइम पे नहीं कर सकते, दोनों मीटिंग्स के बीच में सफिशिएंट गैप होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका नोटिस वाला। नोटिस में लिखा है कि नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग। ठीक है। एक मिनट, एक जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ये रह गया कि मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड एंड बीओडी टू कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा है कि जो मीटिंग है ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड की और बीओडी की टू कंसिडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इक्विटी लिस्टेड कंपनीज में गैप बिटवीन क्लियरेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑडिट कमिटी एंड द बोर्ड मीटिंग, जो गैप होती है कि ऑडिट कमिटी ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर कर दिए, अब वो किसके सामने जाएंगे? बीओडी के सामने जाएंगे, फिर बीओडी उसको क्लियर करेगा। तो दोनों के बीच में जो टाइम गैप है ये कम से कम होना चाहिए, बिकॉज अगर ये टाइम गैप ज्यादा से ज्यादा होगी तो इंफॉर्मेशन लीक होने की चांसेस है। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? मटेरियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है अगर यहाँ पर गैप ज्यादा है। तो ऑडिट कमिटी ने जब अप्रूव कर दिया उसके बाद बीओडी जो अप्रूव कर रहे हैं इसके बीच में कम से कम टाइम गैप होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद आपको दिया है नोटिस वाला पॉइंट। नोटिस में लिखा है नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग। हर एक मीटिंग का नोटिस जो है राइटिंग में दिया जाना चाहिए हर एक डायरेक्टर को, बाय हैंड या बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या फैक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। Notice shall be issued by the company secretary or where there is no CS, any director or any other person authorized by the board for the purpose। वो क्या कर सकते हैं? नोटिस को इशू कर सकते हैं। Notice shall specify the serial number, day, date, time and full address of the venue of the meeting. Notice shall inform the directors about the option available to them to participate through electronic mode and provide them all the necessary information. नोटिस जो है वो स्पेसिफाई करेगा सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ठीक है। ये वापस से पॉइंट उन्होंने रिपीट कर दिया है, ये ऑलरेडी ऊपर आप पढ़ चुके हो। ठीक है। वैसे ही उन्होंने जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसको भी यहाँ नीचे रिपीट करा है, तो ये दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन इवन इफ द मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स या प्री डिटरमाइंड इंटरवल। नो डाउट आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि यार हर महीने की 20 तारीख को हम मीटिंग करेंगे या हर क्वार्टर की 20 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, लेकिन तब भी आपको क्या करना है? नोटिस तो इशू करना ही करना है, चाहे आपने पहले से ही डेट डिसाइड कर लिया या इंटरवल डिसाइड कर लिया। देन लास्ट पॉइंट, नोटिस कन्वीनिंग अ मीटिंग शेल बी गिवन एटलीस्ट 7 डेज। कितने दिन पहले देना है? 7 डेज पहले। 7 क्लियर डेज नहीं है यहाँ पे, 7 डेज पहले देना है बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर पीरियड। अगर आर्टिकल में लिखा है कि 10 दिन पहले देना पड़ेगा या 15 दिन पहले देना पड़ेगा तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो आपको 7 डेज पहले क्या करना है? बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग जो नोटिस है वो देना है। Then meeting of the board should be called by giving a notice in writing to every director। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। देन इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है मैसेज जो कि आप सेंड, रिसीव या फॉरवर्ड कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको लगेगा मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि आप इस तरीके से मैसेज को सेंड, रिसीव या फॉरवर्ड कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में जो कि स्टोरेबल और रिट्रीवेबल होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करा है बट जो भी आप मेल कर रहे हो वो स्टोरेबल या रिट्रीवेबल फॉर्म में नहीं है तो वो प्रॉपर सर्विस ऑफ द नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है, या प्रॉपर मीन्स के थ्रू आपने वो नोटिस भेजा है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अब आपको दिया है कि नोटिस जो होता है, ठीक है, उसको कहाँ पर भेजना होता है। तो नोटिस भेजना होता है, नोटिस शेल बी सेंट टू द पोस्टल एड्रेस या जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाया डायरेक्टर ने कंपनी के साथ में। और अगर ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है या इनमें कोई भी चेंजेस आ जाता है तो उस केस में एड्रेस जो कि अपेयर हो रहा है डिन रजिस्ट्रेशन में वहां पर उस नोटिस को जो है भेजा जाएगा। ये वही बात वापस से आगे लिखी कि शुड बी सेंड टू द डायरेक्टर एट देयर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। नोटिस का पीरियड जो उसको लेके बोला है कि रिक्वायरमेंट है कि यार आपको 7 डेज का नोटिस जो है, ठीक है, वो भेजना होता है। 7 क्लियर डेज का नोटिस जो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है, तो क्लियर डेज नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 7 डेज का नोटिस। उसके बाद जो डेट ऑफ द मीटिंग है, ठीक है, शुड बी एक्सक्लूडेड बट द डेट ऑफ द नोटिस नीड नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो डेट ऑफ मीटिंग है वो आप एक्सक्लूड करोगे 7 डेज काउंट करने के लिए, बट जो डेट ऑफ नोटिस है, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो, उसको आपको काउंट करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन के परस्पेक्टिव से। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, रीच आउट टू मी पर्सनली एंड हम अगर ये कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको डाउट है तो वो डिस्कस कर लेंगे।
देन उसके बाद 173 सबसेक्शन 3 में भी वही बात लिखी है कि शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे विद द कंपनी, एंड वो जो नोटिस है शेल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मींस, प्रोवाइडेड की जो मीटिंग ऑफ द बोर्ड है मे बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस पे भी बुलाई जा सकती है टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए एट द मीटिंग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म नोटिस पे बुला सकते हैं क्या, द आंसर इज यस। क्यों बुलाएंगे, टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस, कब कर सकते हैं, जब सिर्फ अर्जेंट बिजनेस आपको ट्रांजेक्ट करना है तभी ऐसा कर सकते हैं। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में, वो प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग के अंदर। देन प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, ठीक है, उस मीटिंग में वो नहीं था प्रेजेंट, तो उस केस में डिसीजन जो लिया जाएगा उस मीटिंग में वो सर्कुलेट करा जाएगा सभी डायरेक्टर्स को, चाहे उन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी या नहीं करी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी डायरेक्टर्स को हम वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, एंड वो फाइनल होगा ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन एक ये जो बॉक्स आपको दिया इसके अंदर ये लिखा है कि अगर कोई डायरेक्टर है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि जो नोटिस उसको सर्व करा जाए वो एक पर्टिकुलर मींस के थ्रू करा जाए, जैसे इसमें बोला है कि मिस्टर ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड रिक्वेस्टेड द कंपनी टू सेंड ऑल सच नोटिसेस टू हिम थ्रू कुरियर एट हिज ऑफिस, ठीक है, कि कुरियर से भेजना, तो फिर कंपनी को क्या करना है, कुरियर के थ्रू ही सारे नोटिसेस भेजने हैं। तो डायरेक्टर जो है वो आपको मोड तो बता सकता है कि किस मोड से आपको नोटिस भेजना है, बट किस एड्रेस पे भेजना है, वो कौन सा एड्रेस होगा, जो पोस्टल एड्रेस है वो, या जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी, अगर ये सब नहीं है, इनमें कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, तो जो डिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बार के लिए आप नोटिस जो है फलाना जगह पे भेज दो, दूसरी बार के लिए आप कहीं और भेज दो, तीसरी बार के लिए आप कहीं और भेज दो, तो यानी जब जब नोटिस भेजने की रिक्वायरमेंट आएगी तब तब डायरेक्टर स्पेसिफाई कर दे प्लेस और वहां भेजना होगा हमको नोटिस, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पोस्टल एड्रेस पे भेजना है, ईमेल एड्रेस पे भेजना है, या अगर ये सब नहीं है तो आपको डिन में जो अपेयर हो रहा है वहां पर भेजना है, सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, अगला पॉइंट ये कि एजेंडा या नोट्स ऑन एजेंडा, इसमें ये होगा एजेंडा सेटिंग आउट द बिजनेस जो ट्रांजेक्ट करा जाना है एट द मीटिंग, एंड जो नोट्स ऑन एजेंडा है वो दिए जाएंगे डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, अनलेस द आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर पीरियड, तो अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि यार 10 दिन पहले देना है, 15 दिन पहले देना है, तो आपको 10 या 15 दिन पहले देना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो उस केस में 7 days, ठीक है, एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। देन ईच आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग द अप्रूवल एट द मीटिंग, हर एक आइटम बिजनेस का, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला जा रहा है, जिसको अप्रूव करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में, ठीक है, जिसको अप्रूव करा जाएगा एट द मीटिंग, दैट आइटम ऑफ बिजनेस शैल बी सपोर्टेड बाय अ नोट, जिसमें आप डिटेल्स वगैरह बता रहे हो, प्रपोजल की रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स भी बता रहे हो, जिससे कि डायरेक्टर अंडरस्टैंड कर सके मीनिंग, स्कोप और इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड नेचर ऑफ द कंसर्न या इंटरेस्ट, अगर किसी डायरेक्टर का है तो उस प्रपोजल के अंदर जो उस डायरेक्टर ने पहले डिस्क्लोज कर दिया है। देन ईच आइटम ऑफ बिजनेस इज टू बी टेकन अप एट द मीटिंग, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। एंड एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा, ऐसा कोई भी आइटम है जो आपने एजेंडा में इंक्लूड नहीं करा है, क्या उसको भी मीटिंग में लिया जा सकता है, द आंसर इज यस, लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, दो चीजें, परमिशन ऑफ द चेयरमैन, परमिशन ऑफ द चेयरमैन, एंड कंसेंट चाहिए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का जो कि प्रेजेंट है इन द मीटिंग। ठीक है, कोई भी आइटम जो कि एजेंडा में इंक्लूडेड नहीं है, क्या उसको भी हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं मीटिंग में, द आंसर इज यस, बट क्या चाहिए, परमिशन चाहिए चेयरमैन की, एंड कंसेंट चाहिए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का जो कि मीटिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की बात नहीं हुई है, क्योंकि अगर कंपनी की बात होती तो मान लेते हैं 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मेजोरिटी क्या बैठेगी, 9 अगर डायरेक्टर्स है उस केस में मेजोरिटी बैठेगी 5 डायरेक्टर, तो क्या हमको 5 डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए, नहीं, यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि मान लो 9 डायरेक्टर्स है टोटल, बट 9 में से सिर्फ 6 डायरेक्टर ही मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, 6 डायरेक्टर ही मीटिंग में प्रेजेंट है अगर, तो जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है उनमें से मेजोरिटी का हमको कंसेंट चाहिए, तो मीटिंग में कितने प्रेजेंट है, 6, 6 में से मेजोरिटी क्या बनेगी, 4, तो आपको 4 का कंसेंट चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ जगह पर लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वहां पर ये नहीं लिखा मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट है, तो वहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ।
देन टू ट्रांजेक्ट दी अर्जेंट बिजनेस, अगर आपको कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है तो जो नोटिस है, एजेंडा या नोट्स ऑन एजेंडा है, वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पर भी दिए जा सकते हैं अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उस मीटिंग में वो क्या हो, प्रेजेंट हो। उसके बाद जो नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ बिजनेस जो कि इन द नेचर ऑफ यूपीएसआई है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे दिया जा सकते हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स which shall include at least one independent director if any। अब यहाँ अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर की बात करो तो ये हम पूरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम टोटल में से बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट वालों में से बात नहीं कर रहे। जो टोटल डायरेक्टर्स है कंपनी में उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ने कंसेंट दे दी और उसमें भी हमको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में जो भी डिसीजन लिया गया उस मीटिंग में उसको सर्कुलेट करा जाएगा टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड वो फाइनल होगा ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर, अगर कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उस केस में ये फाइनल होगा ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, ध्यान देने वाला पॉइंट जो मैं पहले बता रहा था कि कुछ जगह पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड कुछ जगह लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कब फाइनल होगा, ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनलेस such decision were approved at the meeting itself by a majority of the directors of the company, again not directors present at the meeting। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो फिर आपको ना रेटिफिकेशन चाहिए, किसका रेटिफिकेशन चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का। बट ये रेटिफिकेशन आपको तब नहीं चाहिए जब कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ने मीटिंग में ही उसको क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कंपनी के अंदर मान लो कुल मिलाकर के 9 डायरेक्टर है, तो आपको पता है कि यार इसमें कोरम क्या बन के आएगा, कोरम बन के आएगा 3, ठीक है। अब क्या होता है, मीटिंग में 4 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, मीटिंग में 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है और चारों के चारों क्या करते हैं, अपना अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, वो जो डिसीजन है वर अप्रूव्ड एट द मीटिंग इटसेल्फ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर हैं, ठीक है, कोरम बनेगा 3 डायरेक्टर, मीटिंग के अंदर 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है तो कोरम तो फुलफिल हो रहा है, सारी चीजें सही है, चारों के चारों डायरेक्टर अप्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, चारों डायरेक्टर अप्रूव कर देते हैं डिसीजन को। क्या इस केस में आपको रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इस केस में आपको रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, द आंसर इज यस, आपको रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इस केस में भी, जहां चारों डायरेक्टर जो प्रेजेंट है मीटिंग में उन्होंने क्या करा है, उस ट्रांजैक्शन को या डिसीजन को अप्रूव कर दिया है। क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने अप्रूव कराओ मीटिंग में। यहां पर अगर मैं मेजॉरिटी निकालने की कोशिश करूंगा तो मेजॉरिटी 5 निकल करके आएगी, ठीक है, 9 डायरेक्टर है टोटल, उसमें से मेजॉरिटी 5 निकल के आएगी, बट अभी अप्रूवल मीटिंग में कितने डायरेक्टर्स ने दिया है, सिर्फ 4 नहीं दिया है, क्योंकि 4 ही वहां पर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो अभी भी आपको रेटिफिकेशन करवाने की जरूरत है, तब आपको रेटिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं होती जब कंपनी जो वो मीटिंग हुई है, ठीक है, उसी के अंदर 5 डायरेक्टर क्या कर देते हैं, इस डिसीजन को अप्रूव कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन अप्रूवल बाय मींस ऑफ अ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, जहां पर भी आपको रेजोल्यूशन से क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो रेजोल्यूशन शैल बी आइदर सेट आउट इन द नोट, या तो नोट में आप सेट आउट कर दो जो भेजोगे, या फिर मीटिंग में आप उसको प्लेस करोगे। ऑल्सो एनी अदर डिसीजन टेकन एट द मीटिंग में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन। अगर आपने कोई और भी डिसीजन लिया, बिकॉज जैसे कोई एजेंडा में आइटम नहीं था, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग में, अब उसको हमने डिस्कस करा और उसको लेकर के हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पहले से तो मिला नहीं होगा डायरेक्टर को, वो तो वहीं के वहीं सारी चीजें डिसाइड हो रही है, तो जो भी वो डिसीजन में डिसाइड हो रहे हैं उसको रेजोल्यूशन के फॉर्म में हम क्या करेंगे, मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। जो आइटम ऑफ बिजनेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एट इट्स मीटिंग ओनली, ठीक है, वो मीटिंग में ही उसको प्लेस कर दिया जाएगा। इस चीज की इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको एनेक्सर ए में दी है, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर दिया है। फर्दर कुछ आइटम्स बताए हुए हैं जो कि प्लेस करे जाएंगे बिफोर द बोर्ड एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, इसकी भी लिस्ट आपको एनेक्सर बी में दी है, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर दिया, तो हम वो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन में ये लिखा है कि 9 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 5 ने अपना जनरल कंसेंट दे दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू गिव नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ एजेंडा, जो कि इन द नेचर ऑफ यूपीएसआई है, तो मेजॉरिटी ने दे दिया, ठीक है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने अपना कंसेंट दिया। अब क्या होता है, एक नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है,
तो कुल मिलाकर के टोटल डायरेक्टर तो 10 हो गए। अब 10 में से अभी कंडीशन क्या है कि 5 ने देकर के रखा है, तो मेजोरिटी अभी पूरी नहीं हो रही है। अब क्या हमको पूरे बोर्ड से वापस से कंसेंट लेना पड़ेगा, या सिर्फ जो नया वाला डायरेक्टर आया है, जो नया वाला डायरेक्टर आया है सिर्फ उसी से हमको कंसेंट लेने की जरूरत है? तो जो नया वाला डायरेक्टर आया है सिर्फ उसी से कंसेंट लेने की जरूरत है। ऐसा कब? जब वो नया वाला जो डायरेक्टर है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। अब एक और चीज आप समझो कि अगर जो नया वाला डायरेक्टर है, वो नया वाला डायरेक्टर डिसेंट कर देता है, ठीक है, वो डिसेंट कर देता है, वो जो है मना कर देता है, या वो अपना कंसेंट नहीं देता, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में 5 डायरेक्टर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, 5 ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने जनरल कंसेंट दिया हुआ है, और 5 ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने डिसेंट करा हुआ है या उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया हुआ। अब यहाँ मेजोरिटी नहीं बैठेगी, तो फिर यहाँ पर पूरे बोर्ड को वापस से बुला करके आपको क्या करना पड़ेगा? जो मेजॉरिटी डायरेक्टर की कंसेंट है वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक नया डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, कंसेंट फ्रॉम द न्यू डायरेक्टर टू सर्कुलेट द एजेंडा आइटम्स व्हिच आर इन द नेचर ऑफ यूपीएसआई एट अ शॉर्टर नोटिस में बी ऑब्टेन्ड इंडिविजुअली। आप उससे इंडिविजुअली क्या कर सकते हो? उसका कंसेंट ले सकते हो। अगर वो डायरेक्टर अपना कंसेंट जो है, ठीक है, दे देता है, अगर वो डायरेक्टर अपना कंसेंट दे देता है, तो नो फ्रेश कंसेंट फ्रॉम द एंटायर बोर्ड वुड बी नीडेड, फिर तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर जो है वो डिसेंट करता है या अपना कंसेंट नहीं देता, तो फिर आपको फ्रेश कंसेंट लेना पड़ेगा पूरे के पूरे बोर्ड से। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग पे अगर आते हैं, तो कंपनी को 4 मीटिंग्स करनी है हर एक कैलेंडर ईयर में, और जो मैक्सिमम गैप हो सकती है उनके बीच में वो 120 डेज की जो है हो सकती है, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच। मीटिंग्स ऑफ द कमिटी में लिखा है कमिटी जो है उसको तब तब मिलना है, तब तब मीटिंग करनी है जब जब नेसेसरी है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब करी है या किसी अथॉरिटी ने करी है, या जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिस्क्राइब कर दे। मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं थर्ड में, कि कंपनीज रिक्वायर टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मिलना है एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। Meeting shall be held to review the performance of non-independent directors and board as a whole, to review the performance of chairman and to assess the quality, quantity and timeliness of information जो कि exchange होती है between the company's management and the board and its members, जो कि जरूरी है for the board to effectively and reasonably perform their duties. Then CS जहाँ पर भी अपॉइंट करा गया है, ठीक है, वो फैसिलिटेट करेगा कन्वीनिंग एंड होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसा चाहते हैं तो। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा गया 15 जून को, तो फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर होगी, दैट इज लेटेस्ट बाय 14 जुलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नोटिस आप जिस दिन दे रहे हो, ठीक है, उस डेट को आपको कंसिडर करके चलना होता है। तो यहाँ पर जब हम ये 30 डेज भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये 30 डेज काउंट करते वक्त जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इस डेट को हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो 16 दिन हो गए आपके जून के, ठीक है, 15 जून से अगर लें तो 16 डेज हो गए जून के, प्लस 14 आपके हो गए किसके? जुलाई के, ठीक है, टोटल ऑफ 30 डेज। तो विद इन 30 डेज हो जाना चाहिए। और जब आपकी मीटिंग आपने मान लेते हैं कि कर ली 10th ऑफ जुलाई को, तो फिर वहां से 120 डेज के अंदर अंदर आपकी दूसरी मीटिंग जो है वो हो जाना चाहिए। देन कोरम की अगर बात करें, तो कोरम प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम शेल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस। जब बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहा है तब भी कोरम होना चाहिए। डायरेक्टर को काउंट नहीं करा जाएगा कोरम के पर्पस के लिए, और ना ही वो एंटाइटल्ड होगा टू पार्टिसिपेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम जिसमें वो इंटरेस्टेड है। हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर जो कि इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, अगर वो अपना इंटरेस्ट क्या कर दे? डिस्क्लोज कर दे तो। देन डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उसको भी काउंट करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, अनलेस उनको एक्सक्लूड करा जाना है किसी भी आइटम ऑफ बिजनेस के लिए जो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या एनी अदर लॉ स्पेसिफाइड है। देन मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में कोरम क्या होता है? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, क्योंकि यहाँ एक नीचे बात लिखी है कि अगर आपने फिक्स करा है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो आपने फिक्स करी है वो 15 फिक्स करी है, बट उसमें से 4 जगह जो है वो वेकेंट है। अगर टोटल स्ट्रेंथ आपने 15 डायरेक्टर्स फिक्स करी है लेकिन उसमें से 4 प्लेसेस वेकेंट है, तो उस केस में कोरम के पर्पस के लिए जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, उस केस में कोरम के पर्पस के लिए जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 15 नहीं होगी, 11 होगी। 15 नहीं होगी, क्या होगी? 11 होगी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी। और आगे वही लिखा है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, इसमें से जो भी हायर हो। जहां पर भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम फिक्स बाय द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल में कोई मिनिमम नंबर फिक्स और उससे भी नीचे चला जाता है आपका स्ट्रेंथ डायरेक्टर्स का, तो उस केस में कोई भी बिजनेस आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उस नंबर को आप मिनिमम पर लेकर के नहीं आ जाते, ठीक है, कैसे? बाय द रिमेनिंग डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करके, ठीक है। उसके बाद
मीटिंग्स ऑफ द कमिटी के अंदर लिखा है कि अनलेस अदरवाइज एक्ट या आर्टिकल्स के अंदर या किसी भी दूसरे लॉ में कुछ और लिखा हो, कोरम जो होगा मीटिंग ऑफ द कमिटी के लिए जो बोर्ड ने कॉन्स्टिट्यूट करी है कमिटीज शेल बी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो भी बोर्ड बता देगा वही कोरम हो जाएगा। अगर कोई भी कोरम बोर्ड स्पेसिफाई नहीं करता है तो उस केस में प्रेजेंट सभी के सभी मेंबर्स की ऑफ द कमिटीज नेसेसरी हो जाएगी टू फॉर्म द कोरम। तो उस केस में सारे जब डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तभी उसको कोरम माना जाएगा कि हाँ कोरम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। देन अटेंडेंस रजिस्टर की अगर बात करें तो अटेंडेंस रजिस्टर में हर एक कंपनी को अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है फॉर द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर सीरियल नंबर होगा, डेट ऑफ द मीटिंग होगी, कमिटी मीटिंग है तो नेम ऑफ द कमिटी भी आ जाएगा, प्लेस ऑफ द मीटिंग, टाइम ऑफ द मीटिंग, नेम्स एंड सिग्नेचर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो ऑफ पर्सन जो कि अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को बाय इन्विटेशन एंड देयर मोड ऑफ प्रेजेंस, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करते हैं तो। देन अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन साइंड बाय द डायरेक्टर जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कब, जब उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड कर लिया जाएगा अटेंडेंस रजिस्टर में, मतलब उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली जाएगी अटेंडेंस रजिस्टर में, प्लस उसको ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा बाय द सीएस, या जहां पर सीएस नहीं है बाय द चेयरमैन या कोई भी दूसरा डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट एट द मीटिंग, अगर उसके पास अथॉरिटी आती है इस चीज की बाय द चेयरमैन। एंड उसका जो फैक्ट है पार्टिसिपेशन का वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा मिनट्स में भी। जब ये सारी चीजें कर दी जाएगी तब मान लिया जाएगा कि जो डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट करा इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू उसने अटेंडेंस रजिस्टर को क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। देन अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या कोई भी दूसरी प्लेस जैसा कि बोर्ड अप्रूव कर दे। अटेंडेंस रजिस्टर ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स एंड इवन आफ्टर अ पर्सन सीजेस टू बी अ डायरेक्टर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द मीटिंग्स जो कि हेल्ड हुई थी जब वो डायरेक्टर था उस वक्त में। अटेंडेंस रजिस्टर को प्रिजर्व करा जाना है फॉर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री, जब से लास्ट एंट्री हुई है वहां से 8 फाइनेंशियल ईयर के लिए, मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अप्रूवल से फिर उसके बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ सीएस, किसकी कस्टडी में होना चाहिए, सीएस की कस्टडी में होना चाहिए। पेजेस जो है अटेंडेंस रजिस्टर के वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर अगर मेंटेन करा गया लूजली फॉर्म में तो इट शैल बी बाउंड पीरियोडिकली एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years। इन केस ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड चेयरमैन कंफर्म करेगा अटेंडेंस ऑन डायरेक्टर्स की, और जहां पर भी सीएस नहीं है अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया है बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस, कस्टडी के लिए जिसको भी ऑथराइज करा गया होगा। इलस्ट्रेशन में लिखा है कि अगर अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर आपने पहली एंट्री करी है, ठीक है, 5 मई 2010 को, और लास्ट एंट्री करी है 18 मार्च 2015 को, तो 18 मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर आपका कब खत्म होगा, 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 से 8 फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 23 तक आपको क्या करना है, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है, और फिर उसके बाद में उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो बोर्ड के अप्रूवल से। देन लीव ऑफ एब्सेंस में लिखा है लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करी जा सकती है डायरेक्टर को ओनली व्हेन इस चीज के लिए रिक्वेस्ट जो है वो कम्युनिकेट करी गई हो टू द सीएस या चेयरमैन और टू एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया है बाय द बोर्ड टू इशू द नोटिस ऑफ द मीटिंग। लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब होता है कि आप परमिशन ऑब्टेन कर रहे हो कि आप मीटिंग अटेंड जो है वो नहीं करोगे, आपको अलाउ करा जाए कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, ठीक है, इस चीज को लेकर के। तो लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो तभी ग्रांट करेंगे जब आपने रिक्वेस्ट कम्युनिकेट करी होगी। प्लस इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा अगर वो जो 12 मंथ्स का पीरियड है उसके अंदर एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, मतलब सारी की सारी मीटिंग्स जो भी हो रही है 12 मंथ्स में उसमें से आपने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी है, सारी की सारी मीटिंग में आप एब्सेंट है, चाहे वो आप लीव ऑफ एब्सेंस लेकर के एब्सेंट थे या बिना लीव ऑफ एब्सेंस लिए एब्सेंट थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि लीव ऑफ एब्सेंस आपको मिली थी या नहीं मिली थी। अगर 12 मंथ्स के पीरियड में जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें से आपने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, एक भी सिंगल मीटिंग आपने अटेंड नहीं करी, तो फिर क्या होगा, आपका जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आता है चेयरमैन। चेयरमैन के अंदर लिखा है चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन, डायरेक्टर्स में इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कंडक्ट करेगा मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड या चेयरमैन अनेबल है टू अटेंड द मीटिंग, तो डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट है मीटिंग में वो आपस में इलेक्ट कर लेंगे एक को टू चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग, अनलेस आर्टिकल में कुछ और लिखा हो। तो अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है तो वो प्रिवेल करेगा, नहीं तो इस तरीके से जो है आपस में इलेक्ट भी करा जा सकता है। उसके बाद चेयरमैन अगर इंटरेस्टेड है उस किसी भी आइटम ऑफ बिजनेस में तो उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग होगा उसके लिए उसको चेयर इंटरेस्ट कर देना टू एनी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी डायरेक्टर। तो अभी ये नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होगा, ये डिसाइड होगा विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। कौन सी मेजोरिटी आपको लेनी है डायरेक्टर्स की, जो प्रेजेंट है मीटिंग में उनकी बात हो रही है। एंड रिज्यूम करी जाएगी चेयर आफ्टर दैट आइटम ऑफ बिजनेस हैज बीन ट्रांजैक्टेड, और फिर बाद में वापस से वो आ सकता है चेयर पे, ठीक है, एक बार वो आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्ट हो गया उसके बाद।
प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चेयरमैन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है टू चेयर एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। बस उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट उसने डिस्क्लोज कर दिया, उसके बाद में वो कंटिन्यू कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरेस्टेड वाला आइटम आया तो चेयर जो है छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर आइटम ऑफ बिजनेस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का केस है तो उस केस में चेयरमैन को प्रेजेंट भी नहीं रहना है उस मीटिंग के अंदर, यानी उस मीटिंग के रूम को उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो मीटिंग फिजिकली हो रही हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रही हो। कब आपको जाना पड़ेगा, जब डिस्कशन या वोटिंग हो रही है उस आइटम के ऊपर, जब डिस्कशन या वोटिंग हो रही है उस आइटम के ऊपर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उस केस में तो चेयरमैन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन मीटिंग्स ऑफ द कमिटी के अंदर लिखा है कि अ मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है, वो क्या करेगा, मीटिंग्स कंडक्ट करेगा कमिटी की। अगर कोई भी चेयरमैन जो इलेक्ट नहीं करा गया है, जो इलेक्टेड चेयरमैन है वो अनेबल है टू अटेंड द मीटिंग, उस केस में जो कमिटी है वो इलेक्ट करेगी आपस में से किसी भी एक मेंबर को, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है टू चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कमिटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। तो अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है वो प्रिवेल होगा, अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो फिर आपस में से एक को इलेक्ट कर लेंगे और वो क्या करेगा, चेयर करेगा और कंडक्ट करेगा कमिटी की मीटिंग को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है वो है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसके अंदर सबसे पहले दिया है अथॉरिटी। अथॉरिटी में लिखा है कि जो चेयरमैन है बोर्ड का या उसकी एब्सेंस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर भी अगर नहीं है उसकी भी एब्सेंस में कोई भी डायरेक्टर अदर देन एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन के एब्सेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के एब्सेंस में कोई भी दूसरा डायरेक्टर अदर देन एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल डिसाइड बिफोर द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। डिसाइड करना है, कब डिसाइड करना है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सभी डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करा जाए उसके पहले कि वेदर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस शैल बी obtained by means of a resolution by circulation। तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से जो भी अप्रूवल है वो लेना है या नहीं लेना पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वो कब डिसाइड करा जाएगा, बिफोर द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। और कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर लेकिन अदर देन एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला है कि वेयर नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी मिनिमम कितना, वन थर्ड, मिनिमम वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन है उसको डिसाइड करा जाना चाहिए एट अ मीटिंग, तो जो वन बाय थर्ड है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो क्या बोल रहे हैं कि जिस रेजोल्यूशन को आपने प्रपोज करा है टू बी पास्ड बाय सर्कुलेशन, उसको सर्कुलेशन से डिसाइड नहीं करना चाहिए, उसको मीटिंग में डिसाइड करना चाहिए। तो उस केस में चेयरमैन जो है, चेयरमैन शेल पुट द रेजोल्यूशन, मैंडेटरी हो जाता है चेयरमैन के लिए कि वो रेजोल्यूशन को पुट करेगा फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, यानी फिर वो सर्कुलेशन से पास नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको दिया एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया आइटम्स की विच शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एट इट्स मीटिंग एंड शैल नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन। कहां पर दिया, एनेक्सर ए में, तो ये देख लेंगे अभी आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये लिस्ट के अंदर क्या दिया है आपको कि यार ये सारे आइटम मीटिंग में ही आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से इनको नहीं कर सकते हो। देन अगला पॉइंट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स की जब बात आती है तो जो ये वन बाय थर्ड हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, क्या इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी काउंट करा जाएगा, द आंसर इज यस, उनको भी काउंट करा जाएगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अबव वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। जब आप वन थर्ड निकाल रहे हो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आपको माइनस नहीं करना है। ये इस इलस्ट्रेशन में भी आपको दिया हुआ है कि कंपनी जो इसमें 9 डायरेक्टर है जिसमें से 3 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है रेजोल्यूशन में, इस केस में फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग और कैलकुलेटिंग दी वन बाय थर्ड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हम क्या लेंगे, 9 ही लेंगे एंड नॉट 6, ठीक है। 9 माइनस 3 6 नहीं लेना है, 9 ही लेना है। वन बाय थर्ड हम 9 का निकालेंगे तो आ जाएगा 3 डायरेक्टर्स। तो अगर 3 डायरेक्टर्स जो है वो बोलते हैं कि जो रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन है वो मीटिंग में डिसाइड करा जाए, तो फिर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो फर्दर, आपको वो मीटिंग में ही कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है जब हम वन बाय थर्ड की कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट कर रहे हैं तो सिर्फ उनको कंसिडर या काउंट करने का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर एंटाइटल हो जाएगा टू पार्टिसिपेट एंड वोट उस आइटम ऑफ बिजनेस पे जब उसको मीटिंग में कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखो
कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर को पार्टिसिपेशन और वोटिंग तो अलाउड नहीं है, बट जब वो 1/3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर को सिर्फ इंक्लूड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, रेजोल्यूशन विच इज प्रपोज टू बी पास बाय सर्कुलेशन शेल बी सेंट इन ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स टू ऑल द डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स को भेजना है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे। ठीक है, सभी को सेम डे पे भेज देना है ये चीज। देन ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन जो पास करा जाना है, एंड द नेसेसरी पेपर शेल बी सर्कुलेटेड अमंग्स द डायरेक्टर्स, कैसे, बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या बाय कुरियर, बाय ईमेल, और बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मींस। देन each business proposed to be passed by way of a resolution by circulation shall be explained by a note, वो समझाया जाएगा with the help of a note, जिसमें डिटेल्स वगैरह होंगी प्रपोजल की, रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स होंगे, जिससे डायरेक्टर समझ पाए मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल, नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट अगर किसी डायरेक्टर का है तो जो उस डायरेक्टर ने पहले क्या करा था, डिस्क्लोज करा था। फर्दर द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड, ये भी सारी चीजें जो उसके अंदर रहेगी, which the note shall also indicate how a director shall signify assent और dissent, किस तरीके से उसको अपनी assent या dissent जो है वो communicate करनी है, वो भी उसमें लिखा होगा, and the date by which director shall respond, और किस तारीख तक उसको अपना assent या dissent communicate करना है, ये भी उसमें लिखा होगा। तो ये जो है ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। देन उसके बाद में नोट्स के अंदर ये लिखा है कि ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन एंड द नेसेसरी पेपर shall be sent to the postal address या email address जो कि रजिस्टर्ड है by the director with the company, या in the absence of such detail, या अगर इनमें कोई चेंज आता है तो फिर उस एड्रेस पे जो कि डिन रजिस्ट्रेशन में अपीयर हो रहा है। ठीक है, जो भी डिन रजिस्ट्रेशन है उसमें जो भी आपका एड्रेस अपीयर हो रहा है फिर आपको वहां पर भेजना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली तो क्या करना होता है, जो पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाया डायरेक्टर ने कंपनी के साथ में, वहां पर आपको भेजना होता है। उसके बाद अप्रूवल के अंदर क्या लिखा है, अप्रूवल के अंदर लिखा है कि रेजोल्यूशन इज पास्ड, कब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जब उसको अप्रूव कर दिया जाएगा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मेरे को किसकी मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है। तो अभी ऊपर वाला जो हमारा एग्जांपल था जिसमें हम बोल रहे थे कि 9 डायरेक्टर है कंपनी में, 9 में से अगर 3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं तो ये पार्टिसिपेट और वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब कितने डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड है वोट करने के लिए, 6 डायरेक्टर्स। तो 6 में से मेरे को मेजॉरिटी का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अब 6 में मेजॉरिटी क्या बैठेगी, 6 में मेजॉरिटी बैठेगी 4, तो 4 का मेरे को क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे देखें तो 9 में मेजॉरिटी क्या बैठेगी, 5 बैठ जाएगी। ठीक है, तो हमको 5 नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए। क्यों, बिकॉज हमको सिर्फ उन डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी चाहिए जो एंटाइटल्ड है वोट करने के लिए। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया। देन unless not less than 1/3 of the total number of director for the time being required the resolution under circulation to be decided at a meeting। अगर minimum 1/3 of the total number of directors बोल रहे हैं कि यार ये पर्टिकुलर चीज आप मीटिंग में ही डिसाइड करो, सर्कुलेशन से मत करो, तो फिर उस केस में सर्कुलेशन से नहीं हो पाएगा, मीटिंग में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो वो किस डेट पे पास माना जाएगा। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो किस डेट पे पास माना जाएगा, हैव बीन पास्ड ऑन द अर्लियर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी में से जो भी डेट पहले होगी उस दिन वो रेजोल्यूशन पास हुआ ऐसा मान लेंगे। तो ए के अंदर क्या डेट दी है, लास्ट डेट जो स्पेसिफाई करी गई है फॉर सिग्निफाइंग द असेंट या डिसेंट बाय द डायरेक्टर्स, एंड बी में दिया है डेट ऑन विच असेंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। लेकिन इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जो नीचे बात लिखी है, प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट यानी कि किस दिन की बात हो रही है, जिस दिन आपको असेंट मिला है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से, जिस दिन आपको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से असेंट मिला है उस दिन जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, प्लस ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने बोला है कि मीटिंग में डिसाइड होना चाहिए, ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्लस वो डायरेक्टर्स जो बोल रहे हैं कि यार इस आइटम को आप मीटिंग में क्या करो, डिसाइड करो, सर्कुलेशन से मत करो, इनको अगर हम मिला दें, इनका अगर सम कर दें हम, ठीक है, तो ये 1/3 या उससे ज्यादा नहीं है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जिस दिन आपको मेजॉरिटी का असेंट मिला है उस दिन नॉट रिस्पॉन्डेड वाले और मीटिंग वाले दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो वो 1/3 या उससे ज्यादा नहीं है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो 1/3 या उससे ज्यादा है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स
तो नो डाउट आपको मेजोरिटी से क्या मिल गया, असेंट मिल गया, फिर भी ये रेजोल्यूशन पास्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल आगे भी दिया है, उससे और बेहतर समझ में आ जाएगा। आगे इसमें एक बात ये लिखी है, ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको साइड में बता दी शॉर्ट में। प्रोवाइडेड दैट ऑन दैट डेट द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा है ऑन द रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन अलोंग विद द डायरेक्टर्स हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर की रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन डिसाइड करा जाना चाहिए एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल नॉट बी 1/3 और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब आपने ये पास हो गया, ठीक है, पास किस डेट पे हुआ ये भी पता चल गया, तो अब इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? तो इसमें आगे जो ये मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है, इसमें लिखा है कि रेजोल्यूशन इफेक्टिव होगा अगर रेजोल्यूशन के अंदर कोई इफेक्टिव डेट लिखी हुई है, तो वहां से वो इफेक्टिव हो जाएगा। अगर रेजोल्यूशन के अंदर कोई स्पेसिफिक इफेक्टिव डेट नहीं बताई है, तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिस दिन हम मान रहे हैं ना डीम टू हैव बीन पास्ड, उसी दिन से वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट ओनली, यानी जिस दिन पास हुआ है, इफ नो अदर इफेक्टिव डेट इज स्पेसिफाइड इन सच रेजोल्यूशन। अगर कोई भी इफेक्टिव डेट स्पेसिफाइड नहीं है रेजोल्यूशन में, तो जिस दिन पास माना जा रहा है उसी दिन से इफेक्टिव है ऐसा मान लिया जाएगा। ये बी वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। तो ये इलस्ट्रेशन जो अभी नीचे दिया हुआ है उस पर हम आते हैं। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन में लिखा है कि आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 10 डायरेक्टर्स, अगर 6 डायरेक्टर कम्युनिकेट करते हैं अपनी असेंट, तो मेजोरिटी ने कम्युनिकेट कर दी, लेकिन क्या ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास माना जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर 10 डायरेक्टर का 1/3 निकालो तो 1/3 आएगा, कुछ पॉइंट्स में आएगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो अभी भी 4 डायरेक्टर बचे हुए हैं, यानी जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं, those directors are equal to 1/3 of the total, 1/3 या उससे ज्यादा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा? द आंसर इज नो। यही बात यहाँ पर लिखी है कि 10 डायरेक्टर्स हैं, 6 डायरेक्टर्स ने अपनी असेंट कम्युनिकेट कर दिया, द रेजोल्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पास्ड until the stipulated last date has expired, or if ahead of the said date 2 more directors have also signified their assent या dissent, so that जो possibility है of 1/3 asking for a physical meeting is no longer possible। जो पॉसिबिलिटी है कि यार 1/3 बोलेंगे आकर के कि यार मीटिंग में डिसाइड करो, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। अगर वो पॉसिबिलिटी अभी भी है कि यार मेजोरिटी का हमारे पास में असेंट आ गया है, उसके बाद भी चांसेस है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं कि आपको ये आइटम मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा, तो क्या वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा? द आंसर इज नो, वो पास नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके के इलस्ट्रेशन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो आपको दिया है वो ये कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। इस पर्पस के लिए डायरेक्टर को हम इंटरेस्टेड मान लेंगे इन अ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो एंटर करा गया है या प्रपोज टू बी एंटर है इनटू बाय द कंपनी विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट। जहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कंपनी किसके साथ कर रही है? बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कर रही है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड इस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में कब? जब ये डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के 2% से भी ज्यादा ऑफ द पीयूएससी ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 2% ऑफ द पीयूएससी है या उससे कम है तो चलेगा, एग्जैक्ट 2% या उससे कम है तो चलेगा, 2% से ज्यादा है अगर, मोर देन 2% ऑफ द पीयूएससी अगर डायरेक्टर होल्ड करता है अलोंग विथ अदर डायरेक्टर, या तो अकेले वो करता हो या दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिल करके करता हो, तो हम बोलेंगे कि यार ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। या फिर वो डायरेक्टर क्या है? प्रमोटर है, मैनेजर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। प्रमोटर है, मैनेजर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बस ये तीन ही कवर है यहाँ पर। या तो वो डायरेक्टर प्रमोटर है, या तो वो डायरेक्टर मैनेजर है, या फिर वो डायरेक्टर सीईओ है किसका? उस बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, और अगर वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रही है किसी फर्म के साथ या किसी भी दूसरी एंटिटी के साथ, तो उसमें वो डायरेक्टर या तो पार्टनर है, ओनर है या फिर मेंबर है ऑफ दैट फर्म और अदर एंटिटी। या तो वो डायरेक्टर पार्टनर है, ओनर है या फिर मेंबर है ऑफ दैट फर्म और अदर एंटिटी। अच्छा, डायरेक्टर को सिग्निफाई करनी अपनी असेंट या डिसेंट बाय साइनिंग द रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन और बाय ईमेल या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मींस यूज करके वो कर सकता है। इन केस डायरेक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करता है ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट स्पेसिफाई करी गई है असेंट और डिसेंट देने के लिए, तब तक वो डायरेक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो डायरेक्टर ने क्या कर लिया है? खुद को एब्सटेन कर लिया है वोटिंग से। ठीक है, and if the approval of majority of the directors entitled to vote is not received, अगर वो receive नहीं होता है by the last date जो कि specified है for receipt of such approval, तो resolution shall be considered as not passed।
नेक्स्ट उसके बाद आपको दिया है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर ये लिखा है कि रेजोल्यूशन जो पास करा गया है बाय सर्कुलेशन उसको नोट करा जाएगा एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, एंड जो टेक्स्ट है उसका, ठीक है, देयर ऑफ विद द डिसेंट या एब्सटेंशन इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। जो भी वो सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी बोर्ड की उसके अंदर जो भी मिनट्स बनेंगे उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। वैलिडिटी की अगर बात करें तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड as if it had been passed at a duly convened meeting of the board। तो जैसा बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, वो जितना वैलिड होता है उतना ही आपका रेजोल्यूशन जो आपने सर्कुलेशन से पास करा है वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। देन मिनट्स पे आते हैं। मिनट्स में मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स में सबसे पहले लिखा है कि मिनट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस। A distinct minutes book shall be maintained for meetings of the board and each of its committees. Company may maintain its minutes in physical or in electronic form, ठीक है। Then pages of the minutes book shall be consecutively numbered. Minutes shall not be pasted or attached to the minutes book or tampered with in any manner. Minutes book if maintained in loose leaf form, तो उसको बाउंड करवाना है periodically depending on the size and volume and coinciding with one or more financial years of the company, यानी financial years के according जो है वो क्या करवा सकते हो, periodically bound करवा सकते हो। Then minutes book shall be kept at the registered office of the company or at such other place, जैसा कि बोर्ड क्या कर दे, अप्रूव कर दे। तो ये बेसिक से ही पॉइंट्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखा है मिनट्स में बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एंड एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। मिनट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी मेंटेन्ड विद टाइम स्टाम्प। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो तो टाइम स्टाम्प के साथ आपको करना है, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा एक्ट में प्रिस्क्राइब है या जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करे, डिसाइड करे। बट जब भी आप ऐसा कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो टाइम स्टाम्प के साथ आपको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। जनरल कंटेंट्स क्या क्या है मिनट्स के, ठीक है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहे हैं वो। जनरल कंटेंट्स पूछ रहे हैं मिनट्स के, स्पेसिफिक कंटेंट्स पूछ रहे हैं। अगर जनरल कंटेंट्स पूछ रहे हैं तो ये लिख के आना है कि मिनट्स के अंदर सीरियल नंबर एंड टाइप ऑफ मीटिंग लिखा होगा, नेम ऑफ द कंपनी, डे, डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। मिनट्स शैल रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट है फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, the CS who is in attendance at the meeting and invitees if any including the invitees for specific items. Minutes shall contain a record of all the appointments made at the meeting, ठीक है, ये भी चीज इसके अंदर आ जाएगी। देन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मीटिंग जो कि एडजर्न कर दी गई थी वोंट ऑफ कोरम के लिए, ठीक है, एक ऐसी मीटिंग जिसको आपने एडजर्न कर दिया था वोंट ऑफ कोरम के लिए, एक स्टेटमेंट होगा टू दैट इफेक्ट बाय द चेयरमैन या उसके एब्सेंस में बाय एनी अदर डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट है एट द मीटिंग। वो किसमें हम डालेंगे स्टेटमेंट, मिनट्स के अंदर डालेंगे। तो स्टेटमेंट किसकी तरफ से होगा, एडजर्नमेंट करा गया फॉर वांट ऑफ कोरम का, या तो चेयरमैन की तरफ से, अगर चेयरमैन नहीं है तो बाय एनी अदर डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट था एट द मीटिंग। देन जो नेम्स एंड डायरेक्टर्स के वो लिस्ट करे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी दूसरे लॉजिकल मैनर में करे जा सकते हैं, बट सबसे पहला जो नाम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, उस डायरेक्टर का जो कि चेयरमैन है, ठीक है। सो आइदर केस स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द पर्सन इन द चेयर। इसके बाद स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या क्या है मिनट्स के, तो मिनट्स जो है उसके अंदर सबसे पहले आ गया नेम ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट है एंड उनका मोड ऑफ अटेंडेंस इफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इन केस ऑफ अ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, his particulars, the location from where he participated and wherever required उसका consent to sign the statutory registers जो कि place करेगा मीटिंग में। The name of the CS who is in attendance and the invitees if any for specific items and mode of their attendance अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तो। Record of election if any of the chairman of the meeting, record of presence of quorum, names of directors who sought and were granted leave of absence, noting of the minutes of the preceding meeting, noting of the minutes of the meetings of the committees, then text of the resolution जो pass करा गया by circulation since the last meeting including dissent या abstention if any, the fact that an interested director did not participate in the discussions and did not vote on item of business जिसमें वो interested था, and in case of a related party transaction such director was not present in the meeting during the discussion and voting on such item, वो meeting room में भी नहीं था, ठीक है, ये सारी बात उसमें आ जाएगी। Views of the directors, particularly the independent director, if specifically insisted upon by such directors, provided these in the opinion of the chairman are not defamatory of any person, not irrelevant or immaterial to the proceedings और नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको अलग से ही क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो भी व्यूज हैं, ठीक है, वो आपको हो सकता है कि रिकॉर्ड करना पड़े मिनट्स में, बट ये आपको तभी करना है जब इस चीज को लेकर के कौन इंसिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं, एंड आगे
चेयरमैन के ओपिनियन में जो भी ये व्यूज वगैरह ये डिफेमेटरी नहीं होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए, इमटेरियल नहीं होने चाहिए और डेट्रीमेंटल नहीं होने चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर चेयरमैन को लगता है कि यार ये इसमें से किसी में भी कवर होते हैं व्यूज, ठीक है, तो उस केस में फिर मिनट्स में उनको रिकॉर्ड करना जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। Then if any director has participated only for a part of the meeting, तो agenda items in which he did not participate वो आपको mention करना है। The fact of the dissent and the name of the director who dissented from the resolution या abstained from voting thereon. Then ratification by independent director or majority of directors as the case may be in case of meetings held at a shorter notice. Consideration of any item other than those included in the agenda with the consent of the majority of the directors present at the meeting, and ratification of the decision taken in respect of such item by a majority of directors of the company. देन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट्स के अंदर आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ द डिसीजन, मिनट शैल मेंशन द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ ऑल द प्रपोजल्स एंड समराइज द deliberations thereof. In case of major decisions, rationale thereof shall also be मेंशन किस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है, रीजनिंग क्या दी गई थी, वो भी फिर आपको जो है मिनट्स के अंदर इंक्लूड करना है। Then recording of minutes में minutes shall contain a fair and correct summary of the proceedings of the meeting. Minutes shall be written in clear, concise and plain language. Wherever the decision of the board is based on any unsigned documents, अगर किसी unsigned documents पे decision लिया जा रहा है, including the report or notes or presentations tabled or presented at the meeting, अगर decision लिया जा रहा है board का, ठीक है, और वो डिसीजन किस पर बेस्ड है, वो डिसीजन बेस्ड है अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स पे, जिसमें रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, नोट्स भी आ जाएंगे, प्रेजेंटेशंस भी आ जाएंगे, ठीक है, जो भी आपने मीटिंग वगैरह में प्रेजेंट करे थे, टेबल्ड या प्रेजेंटेड एट अ मीटिंग, विच वर नॉट द पार्ट ऑफ द नोट्स ऑन एजेंडा, जो कि नोट्स ऑन एजेंडा में हमने इंक्लूड नहीं करे थे, एंड आर रेफर टू इन द मिनट्स, और जिनको हम मिनट्स में क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, shall be identified by initialing of such documents by the CS और the chairman। उनको क्या करा जाएगा, इनिशियल करा जाएगा। कौन इनिशियल करेगा, या तो CS करेगा या फिर चेयरमैन करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर बोर्ड का डिसीजन बेस्ड है किसी भी अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स पे, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट्स, नोट्स, प्रेजेंटेशन जो कि आपने प्रेजेंट करे थे एट द मीटिंग, वो नोट्स ऑन एजेंडा का पार्ट नहीं थे, लेकिन उनको मिनट्स में हमने रेफर जरूर करा है, तो उस केस में उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा बाय इनिशियलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट बाय द CS या फिर चेयरमैन। Then where any earlier resolution या decision is superseded या modified, अगर पहले कोई resolution आपने पास करा था, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप supersede कर रहे हो, modify कर रहे हो, तो minutes shall contain a specific reference to such earlier resolution or decision, और state that resolution जो है वो supersession में है of all the earlier resolution जो पास करे गए in that regard. Then minutes of the preceding meeting shall be noted at a meeting of the board held immediately following the date of entry of such minutes in the minutes book। जो भी minutes है preceding meeting के वो भी आपको नोट कर लेने, ठीक है, at a meeting of the board जो आप held करोगे immediately following the date of entry of such minutes in the minutes book, यानी उसके बाद जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, जहां पर अर्लियर रेजोल्यूशन को या डिसीजन को सुपरसीड या मॉडिफाई करा जा रहा है, तो मिनट्स में स्पेसिफिक रेफरेंस होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, किस चीज को लेके कि यार पहले के रेजोल्यूशन क्या थे, ठीक है, और जो अभी वाला रेजोल्यूशन है वो सुपर सेशन में ऑफ ऑल द अर्लियर रेजोल्यूशंस। एंड सेकंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट कि मिनट्स जो है प्रीसीडिंग मीटिंग के वो नोट करे जाने चाहिए एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो हेल्ड करी जाएगी इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ एंट्री ऑफ सच मिनट्स इन द मिनट्स बुक। इलस्ट्रेशन में आपको लिखा है बोर्ड मीटिंग अगर हेल्ड करी गई थी ऑन 1 जुलाई 20 एंड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई 20, ठीक है, so if the minutes of the first board meeting are entered in the minutes book before the date of next board meeting, that is 25th July 20, the same should be placed for noting thereat, यानी कि जो आपकी मीटिंग होने वाली है 25 जुलाई 20 को, उसमें आप क्या करोगे, नोटिंग के लिए उनको रख दोगे। If the minutes are yet to be entered in the minutes book, अगर आपने अभी तक एंटर नहीं करा है, मीटिंग होने वाली है आपकी 25 जुलाई को, बट अभी तक आपने नहीं करा है, तो सेम शुड बी प्लेस्ड एट द सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग द एंट्री ऑफ मिनट्स इन द मिनट्स बुक। तो जब आप कर लोगे एंट्री, उसके बाद में जो भी फिर मीटिंग आएगी, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उनको नोटिंग के लिए सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। सो वेरी बेसिक पॉइंट यार। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स, फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स में लिखा है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द कमिटी, ठीक है, विद इन 15 डेज जब से आपकी मीटिंग कंक्लूड हो गई है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड की मीटिंग हो या कमिटी की मीटिंग हो, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट्स जो होते हैं वो आपको सर्कुलेट करने हैं बाय हैंड या बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय कुरियर या ईमेल या बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मींस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और द कमिटीज, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं बोर्ड के या कमिटीज के, सबको आपको क्या करना है, ये सर्कुलेट कर देना है। और ये जो मेंबर की हम बात कर रहे हैं ये हम देखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, यानी
मीटिंग जिस दिन हुई थी उस दिन जितने भी मेंबर्स थे बोर्ड के अंदर या कमिटीज के अंदर, उन सभी मेंबर्स को वो जो ड्राफ्ट मिनट्स है वो हमको क्या करना है, सर्कुलेट कर देना है, ठीक है, उनके कमेंट्स के लिए। Then if the meeting is held and concluded on 1st September 2015, the minute should be circulated latest by 15th September, ठीक है, 15 सितंबर तक क्या करना है हमको, सर्कुलेट कर देना है। एंड द रिसिप्ट ऑफ द सेम बाय द डायरेक्टर्स देयर आफ्टर वुड बी इन कंप्लायंस, यानी देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, अपनी तरफ से कंपनी को सर्कुलेट कर देना है 15 दिन के अंदर अंदर। अब वो एक्चुअली में डायरेक्टर को कब रिसीव होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि डायरेक्टर को वो चीज रिसीव हो जानी चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर, इसमें लिखा है कि सर्कुलेट कर दो बस आप अपनी तरफ से। अब मान लो कि 15 दिन में करना है, तो कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग हो गया, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग के बाद में मैं अगर 13th डे पे सर्कुलेट कर देता हूँ, ठीक है, 13th डे पे अगर सर्कुलेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि अब इफ द मीटिंग इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड ऑन 1st सितंबर, तो लास्ट डेट क्या है सर्कुलेट करने की, 15 सितंबर, मैं 13 सितंबर को करता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि यार सभी डायरेक्टर को ये जो है 15 सितंबर तक रिसीव हो जाएगा, हो सकता है कुछ डायरेक्टर को 16 को मिले, कुछ को 17 को मिले, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस मोड से मैंने ये सर्कुलेट करा है। तो इस केस में क्या नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, तो आंसर इज नो। सिर्फ जो ऑब्लिगेशन है वो है कि 15 दिन में आप सर्कुलेट कर दो, फिर वो डायरेक्टर को कब रिसीव होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 15 दिन के बाद भी हो रहा है तो भी चलेगा। देन एंट्री इन द मिनट्स बुक, इसमें लिखा है मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मिनट्स बुक में आपको एंटर कर देना है 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। डेट ऑफ एंट्री जो होगी ऑफ द मिनट्स इन द मिनट्स बुक इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। मिनट्स वंस एंटर्ड इन द मिनट्स बुक, एक बार अगर आपने एंटर कर दिया तो आप उसको अल्टर नहीं कर सकते हो, कोई भी अल्टरेशन अगर करना है मिनट्स में तो इट शैल बी मेड ओनली बाय वे ऑफ एक्सप्रेस अप्रूवल। किसका एक्सप्रेस अप्रूवल आपको चाहिए, बोर्ड का, एट इट्स सब्सिक्वेंट मीटिंग, जो अगली मीटिंग होगी उसमें आप एक्सप्रेस अप्रूवल लोगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, मिनट्स को जो है नोट करने वाले, एंड द फैक्ट की अल्टरेशन जो आपने कर दिया है ये रिकॉर्ड करा जाना चाहिए इन द मिनट्स ऑफ सच सब्सिक्वेंट मीटिंग, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स, इसमें लिखा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। Chairman shall initial each page of the minutes, sign the last page and append to such signature the date on which and the place where he has signed the minutes. Minutes once signed by the chairman shall not be altered, ठीक है, एक बार अगर आप उसके साइन हो गए तो उसके बाद में अल्टर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है, ये वाली चीज। देन उसके बाद 15 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, ऑफ साइनिंग ऑफ द मिनट्स, कॉपी जो है सेड साइंड मिनट्स की सर्टिफाइड बाय सीएस या वेयर देयर इज नो सीएस बाय एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, ये सर्कुलेट कर दी जाएगी सभी डायरेक्टर्स को एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, जो भी डायरेक्टर्स वगैरह थे या जिनको भी अपॉइंट करा गया उस डेट के बाद में उनको भी सर्कुलेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो उस दिन जितने डायरेक्टर थे उनको भी आप दे दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर उस डेट के बाद किसी नए डायरेक्टर को आपने अपॉइंट करे कि उसको भी आपको देना है, द आंसर इज यस, उसको भी आपको देना है, एक्सेप्ट उन डायरेक्टर्स को हु हैव वेव्ड देयर राइट टू रिसीव द सेम आइदर इन राइटिंग और सच वेवर इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। या फिर देखो यहाँ पर आप एक बात समझो, उन सभी डायरेक्टर्स को देना है आपको, ठीक है, जो मीटिंग की डेट के दिन है आपकी कंपनी में या उसके बाद जिनको भी आपने अपॉइंट करा है। सिर्फ उन डायरेक्टर्स को देने की जरूरत नहीं है जिन्होंने खुद ने ही वेव कर दिया अपना राइट, यार हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हम अपना राइट वेव करते हैं। अब उन्होंने या तो वो वेव करा होगा, राइटिंग में लिख करके दिया होगा कि हम हमारा राइट वेव करते हैं, या उनका जो वेवर है वो उन्होंने मीटिंग में कम्युनिकेट करा होगा, आपने उसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर लिया कि इस डायरेक्टर ने बोला है कि मीटिंग के जो मिनट्स है उसको भेजने की जरूरत नहीं है या सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं, तो उसने ओरली बता दिया मीटिंग में, आपने मिनट्स में क्या कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। Then last, inspection and extract of minutes, इसमें लिखा है कि minutes of the meetings of the board and any committee thereof can be inspected by the director, कर सकते हैं inspection directors, ठीक है। Extract of minutes जो है वो दिए जाएंगे only after the minutes have been duly entered in the minutes book। एक बार मिनट्स बुक में एंट्री हो गई उसके बाद ही एक्सट्रैक्ट क्या करे जाएंगे, शेयर करे जाएंगे। हाँ, सर्टिफाइड कॉपी अगर किसी रेजोल्यूशन की है जो पास करा गया था एट अ मीटिंग, वो तो आप पहले भी इशू कर सकते हो। इफ द टेक्स्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन हैड बीन प्लेस्ड एट द मीटिंग, अगर आपने टेक्स्ट वो रेजोल्यूशन का प्लेस कर दिया था मीटिंग में सबके सामने, ठीक है, आपने वो टेक्स्ट प्लेस कर दिया था रेजोल्यूशन का, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम रेजोल्यूशन भी तभी आपके साथ शेयर करेंगे जब उस रेजोल्यूशन को हम मिनट्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जो मिनट जो आपका सर्टिफाइड कॉपी या रेजोल्यूशन की, वो तो आप उनके साथ पहले भी शेयर कर सकते हो, पहले का मतलब हो गया बिफोर एंटरिंग इट इन द मिनट्स बुक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Then a director is entitled to receive a copy of the minutes of the meeting, ठीक है, डायरेक्टर एंटाइटल्ड है क्या चीज के लिए,
डायरेक्टर एंटाइटल्ड है टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग जो हेल्ड करी है बिफोर द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप, यानी जब वो डायरेक्टर नहीं था उसके पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई है, क्या उसके मिनट्स को भी वो नया डायरेक्टर जो आया है वो एक्सेस कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, वो एक्सेस कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अ डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द साइंड मिनट्स ऑफ अ मीटिंग जो कि हेल्ड हुए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप इवन इफ ही सीजेस टू बी अ डायरेक्टर। तो वो अब डायरेक्टर नहीं रहा है, जब वो डायरेक्टर नहीं रहा है तो जो भी मीटिंग जब वो डायरेक्टर था तब हुई थी उनके मिनट्स को वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखोगे। देन प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन में लिखा है कि मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली, आपको जो है संभाल करके रखना है इन फिजिकल या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद टाइम स्टैम्प। ऑफिस कॉपीज ऑफ नोटिसेस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा या अदर रिलेटेड पेपर शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर इन फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर एज लॉन्ग, जब तक कि वो क्या है? रेलेवेंट है, या 8 फाइनेंशियल ईयर्स विच एवर इज लेटर। तो जब तक वो रेलेवेंट है तब तक आप संभाल के रखो, या 8 फाइनेंशियल ईयर तक रख करके रखो जो भी क्या है लेटर है, यानी जो भी डेट इसमें से बात की है। एंड फिर उसके बाद उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। देन मिनट्स बुक शैल बी इन द कस्टडी ऑफ सीएस, सीएस की कस्टडी में होगी। अच्छा, जहां पर भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में कंपनी मर्ज हो जाती है, ठीक है, या अमलगमेट हो जाती है दूसरी कंपनी के साथ, तो जो मिनट्स होंगे ऑफ ऑल द मीटिंग्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी वो हैंड ओवर किसको कर दिए जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी को। और ट्रांसफरी कंपनी को ये सब प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली, नॉट विद स्टैंडिंग की ट्रांसफरर कंपनी क्या हो चुकी है? डिसॉल्व हो चुकी है। नो डाउट ट्रांसफरर कंपनी अब डिसॉल्व हो चुकी है, बट फिर भी जो मिनट्स थे मीटिंग के वो ट्रांसफरी कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? परमानेंटली प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। Then disclosure में लिखा है कि report of the BOD shall include a statement on compliances of applicable secretarial standard, comply करा गया है with the applicable secretarial standard। इस चीज को लेकर के एक स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में होना चाहिए। इसके बाद जो आपको ये एनेक्सर ए है वो दिया हुआ है जिसका रेफरेंस पहले आया था। तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस जो कि पास नहीं करी जा सकती है बाय सर्कुलेशन एंड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एट इट्स मीटिंग ओनली। इसमें जनरल बिजनेस आइटम्स में आ जाता है नोटिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमिटी एंड अदर कमिटीज, अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, considering the compliance certificate to ensure compliance with the provisions of all the laws applicable to the company, specifying the list of laws applicable specifically to the company, and appointment of secretarial auditors and internal auditors। ये भी सिर्फ मीटिंग में हो सकता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता है। देन उसके बाद स्पेसिफिक आइटम में बोरोइंग मनी अदरवाइज देन बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर्स के अलावा किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो? पैसा बोरो कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी वो मीटिंग से ही हो सकता है। देन इन्वेस्टिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी, granting loans or giving guarantee or providing security in respect of loans, making political contributions, making calls on shareholder in respect of money unpaid on their shares, approving the remuneration of managing director, whole-time director and manager, appointment या removal of KMP, appointment of a person as a managing director, manager in more than one company, अगर एक से ज्यादा कंपनी में अपॉइंटमेंट हो रही है तो, in case of a public company जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का इन कैजुअल वैकेंसी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, according sanction for RPT related party transaction which are not in the ordinary course of business or which are not on arm's length basis। ऐसे RPTs जो कि ordinary course of business या arm's length प्राइस पे नहीं है, प्रॉपर फेयर प्राइस पे नहीं है, ठीक है, उनके लिए जो भी हम अप्रूवल देते हैं वो अप्रूवल भी मीटिंग में ही हो सकता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता। देन अगर सब्सिडियरीज आप बेच रहे हो तो सेल ऑफ सब्सिडियरीज, purchase and sale of material tangible intangible assets not in the ordinary course of business, approve payment to director for loss of office and items arising out of separate meeting of the independent directors if so decided by the independent directors। जो भी आइटम्स वगैरह सेपरेट मीटिंग जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना कि यार एटलीस्ट एक मीटिंग तो होनी चाहिए उनकी फाइनेंशियल ईयर में, तो उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें से कुछ चीजें जो है वो क्या करी गई है? डिसाइड करी गई है, उनमें से कुछ आइटम्स वगैरह जो है वो निकल करके आए हैं, तो उनको लेकर के भी अगर कुछ आपको करना है तो वो मीटिंग में ही करना है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कॉर्पोरेट एक्शंस में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मीटिंग में हो सकती है, इस पे आपको सवाल आ सकता है अलग से कि क्या क्या ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, ठीक है, ये हेडिंग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जिनको सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही अप्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहला हो गया ऑथराइज करना बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इशू करना सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ऊपर हम यहाँ से डिबेंचर को बाहर निकाल रहे थे स्पेसिफिक आइटम से, ठीक है, ये कहाँ पे हमने कवर कर लिया? नीचे कॉर्पोरेट एक्शन में। तो अगर आपको ये लगा ऊपर पढ़ने पे कि यार डिबेंचर्स को रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से इशू कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, ठीक है।
इसमें भी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, बस इस हेड के अंदर कवर है इसलिए वहां से बाहर निकाल दिया था। ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, अप्रूविंग अमलगमेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, अप्रूविंग अमलगमेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, diversify the business and take over another company or acquiring, controlling a substantial stake in another company, approving amalgamation, merger or reconstruction, diversify the business, take over another company, acquiring, controlling या substantial stake in another company, ये इसके अंदर जो है आ जाएंगी चीजें। तो ये हेडिंग आपको ध्यान रखनी है यार, बिकॉज हेडिंग जो है वो आपको आ सकती है क्वेश्चन के अंदर ना, कि जनरल बिजनेस आइटम्स बताओ, तो फिर ये सारे आ जाएंगे। स्पेसिफिक आइटम्स बताओ, तो इनमें से आपको लिखना है। कॉर्पोरेट एक्शन बताओ अगर आता है तो ये सब लिखने हैं आपको। और अगर आता है एडिशनल लिस्ट ऑफ आइटम्स लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या क्या है, तो अप्रूविंग एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स एंड बजट्स, कैपिटल बजट्स एंड एनी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, शो कॉज डिमांड, प्रोसिक्यूशन नोटिस या पेनल्टी नोटिस जो कि मटेरियली इंपॉर्टेंट है, फेटल या सीरियस एक्सीडेंट्स, डेंजरस ऑकरेंसेस या कोई भी मटेरियल एफिलेंट या पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, any material default in financial obligations to and by the company or substantial non-payment for goods sold by the company, any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order which may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have a negative implications on the company, then details of any joint venture or collaboration agreement, transactions that involve substantial payment towards the goodwill, brand equity or intellectual property, significant labor problems और उनके proposed solutions, any significant development human resource industrial relation front पे, like signing of a signing of a wage agreement या implementation of voluntary retirement scheme, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है आ जाएगी। then quarterly details foreign exchange exposure की क्या steps लिए गए हैं by the management to limit the risk of adverse exchange rate movement, अगर वो क्या हो सकते हैं material हो सकते हैं तो ठीक है। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड शेयर होल्डर सर्विसेज, जैसे कि नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिले इन शेयर ट्रांसफर, और ये सब कुछ हुआ, इसको लेकर के भी अगर कुछ भी डिस्कशंस हो रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो सब कहाँ होगा, मीटिंग के अंदर ही होगा, ठीक है। एनेक्सर बी जो है आपका, एनेक्सर बी में आपको दिया इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर द एजेंडा फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या चीजें होंगी, तो चेयरमैन अपॉइंट करना मीटिंग का, नोट करना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इशूड बाय आरओसी, note of the memorandum and articles of association of the company as registered, to note the situation of the registered office of the company and ratify the registered document of the title of the premises of the registered office in the name of the company or a notarized copy of lease rent agreement in the name of the company, to note the first directors of the company, to read and record the notices of disclosure of interest given by the directors, to consider appointment of additional directors, to consider appointment of the chairman of the board, to consider appointment of the first auditors, to adopt the common seal of the company if any, to appoint bankers and to open bank accounts of the company, to authorize printing of share certificate and correspondence with the depositories if any, to authorize the issue of share certificate to the subscribers to the memorandum and articles of association of the company, to approve and ratify preliminary expenses and preliminary agreements, and to approve the appointment of the KMP if applicable and other senior officers। ये सब इसके अंदर जो है आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ गुड प्रैक्टिसेस दिए इन कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली गुड प्रैक्टिस है कि आपको एक एनुअल कैलेंडर मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। एक एनुअल कैलेंडर जो है वो शेड्यूल कर देता है बोर्ड और कमिटी मीटिंग्स को, एंड अकॉर्डिंगली डेट्स बाय व्हिच एन एक्शन रिक्वायर्ड इज अकम्प्लिश्ड। तो इससे क्या होता है यार, आप प्लान कर पाते हो वर्क को सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो एक एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, प्रॉपर मतलब शेड्यूल वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टर का टाइम कमिटमेंट, इसमें लिखा है कि डायरेक्टर जो है उनको एलोकेट करना चाहिए एटलीस्ट एज मच टाइम फॉर प्रिपरेशन एज फॉर द बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ। जितना टाइम आप बोर्ड मीटिंग में देने वाले हो, उस मीटिंग को अटेंड करने की जो प्रिपरेशन है उस पे भी आपको टाइम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए, ठीक है। बिकॉज उससे क्या होगा यार, उससे प्रॉपर डिलिब्रेशन या डिस्कशंस वगैरह नहीं हो पाएंगे। अगर डायरेक्टर चीजें प्रिपेयर करके आएगा प्रॉपर्ली, तो वो प्रॉपर्ली अपनी बात रख पाएगा, क्या क्या इश्यूज है वो रेस कर पाएगा, क्या क्या गैप्स हैं वो आसानी से फिर डिस्कस हो पाएंगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यार स्पेसिफिक टाइम जो एलोकेट करना चाहिए डायरेक्टर को। प्लस डायरेक्टर शुड ऑलवेज इवैल्यूएट द डिमांड्स ऑन देयर टाइम बिफोर अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट। उनको ये देखना चाहिए कि यार हम सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड को या नहीं दे पाएंगे। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स है, उनको टाइमली बेसिस पे फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट अलाउड है तो बस आपने ले ली, हर एक कंपनी में आप लेते चले जा रहे हो अपॉइंटमेंट और आप टाइम दे नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। So should always evaluate demands on their time before allowing themselves to be considered for an appointment. Director should disclose any other board या external appointment to the nomination committee before their appointment and regularly update the board after the appointment, ठीक है। तो अगर अपॉइंटमेंट के बाद भी आप कहीं पे और किसी और कंपनी में अगर अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हो तो वो भी आपको बताते रहना है, और एक पर्टिकुलर कंपनी में अपॉइंटमेंट के पहले जहां जहां पर भी आप अपॉइंटेड हो वो भी आपको उस पर्टिकुलर कंपनी की जो नॉमिनेशन कमिटी है उसको बता देना है। उसके बाद आता है
मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें 173 सबसेक्शन 2 जो है, ठीक है, रीड विथ रूल 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 लिखा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी आइदर इन पर्सन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब which are capable of recording and recognizing the participation of the directors and of recording and storing the proceedings of such meetings along with the date and time, ठीक है। तो यानी आप इस मीन्स से भी ज्वाइन कर सकते हो, या ठीक है, इन पर्सन तो आप कर ही सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट जिस भी आप मीन्स से करोगे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग, यानी जो भी उसमें डिस्कशंस वगैरह हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, ठीक है। देन उसके बाद लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है मैटर्स को जो आप डेल्ट नहीं कर सकते हो इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो कोई सा भी जो आइटम है वो जो है आपका ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू जो भी मीटिंग कंडक्ट हुई है उसमें डिस्कस करा जा सकता है, ठीक है। पहले एक रूल था जिसके अंदर कुछ आइटम्स थे जो आप नहीं कर सकते थे, बट वो अब हटा दिया गया है। Then provided further that where there is a quorum in a meeting through physical presence of director, अगर quorum है मीटिंग में, फिजिकली प्रेजेंट है कोरम मीटिंग के अंदर, तो कोई भी दूसरा जो डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू इन सच अ मीटिंग ऑन एनी मैटर जो स्पेसिफाइड है अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो, ठीक है। तो अब तो ये वाली बात भी एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज फर्स्ट प्रोवाइजो में कोई आइटम है ही नहीं जिसमें आप डील नहीं कर सकते हो भाई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस, ठीक है। तो ये वाली बात भी अब एप्लीकेबल नहीं है। देन ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको दी है फॉर कंडक्टिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या क्या दिया एक बार देखते हैं यार। सबसे पहले इसमें दिया है कि कंपनी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग दी बोर्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। सबसे पहला, एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो या ऑडियो विजुअल कनेक्शन, ठीक है। देन चेयरपर्सन जो होगा मीटिंग का एंड जो सीएस है शैल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर इन चीजों को लेकर के। तो इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई मीटिंग वगैरह हो रही है तो चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग और सीएस की क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है। तो उनको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, to ensure availability of proper video conferencing or other audio visual equipment या facilities for providing transmission of the communication for effective participation of the directors and other authorized participants at the board meeting। तो इंटीग्रिटी एक तो हो गया सेफगार्ड करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज। देन टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, to store for safe keeping and marking the tape recordings or other electronic recording mechanism as part of the records of the company at least before the time of completion of audit of that particular year, to ensure that no person other than the concerned director are attending or have access to the proceedings of the meeting through video conferencing mode or other audio visual means, and to ensure that participants attending the meeting through audio visual means are able to hear and see the other participants clearly during the course of the meeting। दूसरों को मतलब प्रॉपर्ली यार काम कर रही है चीजें, है ना, इंश्योर करना। then provided that the persons who are differently abled may make a request to the board to allow a person to accompany him, जो differently abled है उनके साथ में उनको कोई अकंपनी कर सकता है क्या, उस चीज को लेकर के वो रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। सो इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है यार, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट बातें देखें तो टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी, टू एंश्योर कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल हो और सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रही हो, प्रोसीडिंग्स वगैरह को रिकॉर्ड करना और मिनट्स वगैरह प्रिपेयर करना, स्टोर रखना किस चीज का है, जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है मीटिंग की, ठीक है। एंड टू एंश्योर कि कोई भी पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर अटेंड या एक्सेस ना कर सके मीटिंग को, एंड टू एंश्योर पार्टिसिपेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को दे आर एबल टू हियर एंड सी द अदर पार्टिसिपेंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। Then notice of the meeting shall be sent to all the directors in accordance with the provision of 173 subsection 3। सबको भेजना है नोटिस। Notice of the meeting shall inform the directors regarding the option जो कि उनके पास अवेलेबल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू या other audio visual means के थ्रू, and shall provide all the necessary information to enable the directors to participate through video conferencing mode या other audio visual means। A director intending to participate, एक डायरेक्टर जो कि पार्टिसिपेट करना चाह रहा है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स shall communicate his intention to the chairperson or the CS of the company। उसको अपना इंटेंशन बता देना है कि यार वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, he is willing to participate through video conferencing या audio visual means। Then if the director intends to participate through video conferencing या other audio visual means,
he shall give prior intimation to that effect sufficiently in advance so that company is able to make suitable arrangements. आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर देना है. ई वाले पॉइंट में लिखा है कि एनी डायरेक्टर जो कि पार्टिसिपेट करना चाहता है इन द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो इंटीमेट कर सकता है अबाउट सच पार्टिसिपेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ कैलेंडर ईयर. स्टार्टिंग में आप बता दो, एंड वो जो डिक्लेरेशन आप दोगे वो वैलिड रहेगा 1 साल के लिए, provided that such declaration shall not debar him from participation in the meeting in person in case he shall intimate the company sufficiently in advance of his intention to participate in person. तो मान लेते हैं कि अब किसी डायरेक्टर ने एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर ही डिक्लेरेशन दे दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, बट बाद में बीच में किसी मीटिंग में उसको ऐसा लगता है कि यार ये वाली मीटिंग मेरे को इन पर्सन अटेंड करनी चाहिए, तो क्या वो इन पर्सन अटेंड कर सकता है? द आंसर इज यस. बस रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एडवांस में बता देना है कि वो इन पर्सन क्या करेगा, अटेंड करेगा. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन अंडर क्लॉज सी, अगर क्लॉज सी में आपने इंटीमेशन नहीं दिया, जो ये वाला है, ठीक है, आपने अपना इंटेंशन कम्युनिकेट नहीं करा चेयरपर्सन या सीएस को ऑफ द कंपनी कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स, तो उस केस में क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन इट शैल बी अज्यूम्ड दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. हम ऐसा मान लेंगे कि यार फिर आप क्या करोगे, इन पर्सन ही मीटिंग अटेंड करोगे. उसके बाद एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एक रोल कॉल जो है वो लिया जाएगा बाय द चेयरपर्सन व्हेन एवरी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस स्टेट करेंगे फॉर द रिकॉर्ड. ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें वो स्टेट करेंगे, इस पे भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है. नेम बताएंगे अपना, लोकेशन बताएंगे जहां से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बताएंगे कि उनको रिसीव हो चुका है एजेंडा और ऑल द रेलेवेंट मटेरियल फॉर द मीटिंग, and that no one other than the concerned director is attending or having access to the proceedings of the meeting at the location जो कि mentioned in clause, कि कोई और उनके अलावा एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, या अटेंड नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीजें उनको बतानी है यार. उसके बाद फिफ्थ वाले में आफ्टर द रोल कॉल, एक बार रोल कॉल हो गया उसके बाद चेयरपर्सन जो है या सीएस जो है वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को, ठीक है, बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द नेम्स ऑफ द पर्संस अदर देन द डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट है फॉर द सेड मीटिंग एट द रिक्वेस्ट और विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड कंफर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज कंप्लीट. ठीक है, रोल कॉल के बाद ये वाली चीज होगी. देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस, उसको काउंट करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट या फिर रूल्स. तो अगर स्पेसिफाइड है कि यार इन आइटम्स के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे तो तब नहीं करेंगे, नहीं तो अदरवाइज तो करना ही करना है. पहले कोरम में भी पढ़ लिया ये हमने. देन चेयरपर्सन शैल एंश्योर कि रिक्वायर्ड कोरम प्रेजेंट है थ्रू आउट द मीटिंग. ठीक है, उसके बाद 6 लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग जो कंडक्ट करी जा रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस ऑथराइज्ड अंडर दीज रूल्स, scheduled venue of the meeting as set forth in the notice convening the meeting shall be deemed to be the place of the said meeting and all the recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place. मान लिया जाएगा कि यार जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मीटिंग हुई है उसकी सारी रिकॉर्डिंग उसी जगह पर हो रही है. ठीक है, बेसिक से पॉइंट्स है. उसके बाद 7th स्टैट्यूटरी रजिस्टर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग में आपको प्लेस करने हैं वो प्लेस करे जाएंगे एट द शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ द मीटिंग एंड वेयर सच रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स. Same shall be deemed to have been signed by the directors participating through electronic mode. अगर वो अपना consent दे देते हैं to this effect and उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है in the minutes of the meeting. ठीक है, तो उन्होंने consent भी दे दिया है कि हाँ यार हम अग्री करते हैं साइन करने के लिए, प्लस इस बात को अपने मिनट्स में भी क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया. 8th में लिखा है एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस ऑन द एजेंडा. तो किसी पे भी बोलने के पहले आपको खुद का आइडेंटिटी जो है वो बतानी है, ठीक है, कि आप कौन बोल रहे हो और वो सारी चीज. Then if a statement of a director in the meeting through video conferencing or other audiovisual means is interrupted या gulped, ठीक है, मतलब कि जब वो बोल रहा है उस वक्त कोई इंटरप्शन आ जाती है या कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो क्या होगा, चेयरपर्सन या सीएस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर अ रिपीट या रिटरेशन बाय द डायरेक्टर. यार वापस से बोल दो एक बार, ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है. उसके बाद इफ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड टू एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू वोट, ठीक है, चेयरपर्सन शेल कॉल द रोल एंड नोट द वोट ऑफ ईच डायरेक्टर, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे खुद को व्हाइल कास्टिंग इज वोट. तो वोट कास्ट करने के पहले भी आपको अपने को आइडेंटिफाई करना है खुद को. ठीक है, 10th वाले में फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग no person other than the chairperson, director, CS, any other person whose presence is required by the board shall be allowed to access to the place where any director is attending the meeting either physically or through video conferencing without the permission of the board. तो कोई और उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो इन पर्सन हो रहा हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा हो. करना भी अगर किसी और पर्सन को एक्सेस तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, बोर्ड की. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Then at the end of the discussion on each agenda item
ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग अनाउंस करेगा समरी ऑफ द डिसीजन जो लिया गया है उस आइटम के ऊपर, along with the names of the director जिन्होंने डिसेंट करा है डिसीजन से टेकन बाय अ मेजॉरिटी, and draft minutes so recorded shall be preserved by the company till the confirmation of the draft minutes in accordance with sub rule 12। ठीक है, जो यहाँ नीचे अभी हम पढ़ेंगे। तो कब तक प्रिजर्व करके रखना है यार? जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाता है ड्राफ्ट मिनट्स का, तब तक। बी पॉइंट जो 11th में वो लिखा है कि मिनट्स शेल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स who attended the meeting through video conferencing or other audiovisual means। तो उसमें लिखा होगा कि किन किन डायरेक्टर्स ने इस तरीके से मीटिंग अटेंड करी है। 12th में लिखा है ड्राफ्ट मिनट्स जो है ऑफ द मीटिंग शेल बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। 15 डेज के अंदर करना है, आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा कि बोर्ड डिसाइड करे। एवरी डायरेक्टर जिसने अटेंड करी मीटिंग वेदर पर्सनली या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, वो कंफर्म करेगा या अपने कमेंट्स देगा राइटिंग में अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग इन द ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 7 डेज और सम रीजनेबल टाइम, जैसा बोर्ड डिसाइड करे, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट मिनट्स, फेलिंग व्हिच हिज अप्रूवल शैल बी प्रिज्यूम्ड। अगर वो फेल हो जाता है देने में, ठीक है, अपने कमेंट्स वगैरह या कंफर्म करने में फेल हो जाता है जो भी वो मिनट्स वगैरह है उनको, तो उस केस में हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसने मिनट्स को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, और ये उसको करना है 7 दिन के अंदर अंदर। इन सी में लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग मिनट्स एंटर करे जाएंगे इन द मिनट बुक, जैसा कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन नंबर 118 ऑफ द एक्ट, और उसको साइन करा जाएगा बाय द चेयरपर्सन।